7 दिनों की तेज गिरावट के बाद आज शानदार रिकवरी के मूड में है बाजार। अक्टूबर सीरीज की दमदार शुरुआत, बचा है आखिरी 1.5 घंटा। इस हफ्ते का, इस महीने का, इस क्वार्टर का, इस 6 मई का रहेगी मजबूत क्लोजिंग। इसके पूरे आसार, लेकिन क्या कुछ बड़े लेवल के ऊपर हो पाएंगे बंद, और आखिरी 1.5 घंटे और अगले हफ्ते की क्या करें तैयारी, इसी पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। ऑलरेडी 1100 पॉइंट चल चुका है बैंक निफ्टी। अब आपको और क्या देखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अनिल जी, देखिए स्क्रीन पर किस तरह की तेजी आ रही है, और पॉलिसी के बाद जो बाजार ने छलांग लिखाई है, रुकने का नाम नहीं दे रही है। डेज हाई पर आप अभी भी ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। वन वे मूव है। बैंक्स का बात कर लीजिए, बाकी एनबीएफसीज की बात कर लीजिए, मेटल्स में आज अच्छा एक्शन बन रहा है। इनफैक्ट डिफेंसिव छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स आपको जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं सर। और एक महीने में सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल इस समय बैंक निफ्टी पर। और इस बड़ी उछाल और बड़ी रिकवरी में मैं आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूँ, दीप, आई एम नॉट सर। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी बड़ी उछाल आई, और मैं इसे बड़ी मानता भी नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो शुरुआत। हाँ, ये बड़ी इसलिए नहीं मानता कि उछाल कल भी ड्यू थी, शायद उछाल परसों भी ड्यू थी, लेकिन 2 दिन कल और परसों शायद हम एक्सपायरी के दबाव में रहे। लॉन्ग पोजीशंस जो कमज़ोर ट्रेडर्स की कम होनी थी, कम हो गई, और इसीलिए आज सुबह से हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बुलिश स्टैंड बनाया कि बेचना तो है ही नहीं, लेना ही है। जहाँ खुले वहाँ भी लेना, नीचे मिले तो और लेना है। छोटा मोटा मौका मार्केट ने दिया भी है, लेकिन ये रिकवरी ड्यू थी। पहले आ जाती 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो धीमे धीमे आती। अब 2 दिन लेट आई है, तो आज थोड़ी बढ़कर आ रही है। तो 1100 पॉइंट अगर डाउ, माफ कीजिएगा, 1100 पॉइंट डाउ क्या बैंक निफ्टी अगर उछला है तो इतना बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और निफ्टी भी अगर देखो, इस पूरी रिकवरी में दीप 17,200 और 38,650 या 38,625, इतनी तक की तो जगह है। सबसे पहले ये तो पहला पड़ाव तक ही पहुंचा है, जहां पे आप ये कहेंगे कि अभी हमने शुरुआत की है। क्या कल का लो नहीं, सॉरी, कल के बाद आज हमने एक और लो बनाया है 17,747 का निफ्टी पर, 17,747, और बैंक निफ्टी पर 37,386 जो आज का लो है। क्या ये लो अब सेफ है? क्या इस लो को हम फिर टेस्ट नहीं करेंगे और क्या वापस इसके नीचे नहीं जाएंगे? अब ये सवाल होना चाहिए। राइट, करेक्ट, क्योंकि हमें पहली जगह जो चाहिए, जहां से मैं ये सोचूं कि मैं मार्केट में कमजोरी में नहीं हूं, थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूं, वो थी निफ्टी में 17,035 की हमने बात की थी। करेक्ट, और 17,035 पिछले 2 दिनों का हाई है, वो हमने पार किया, तो वो हमने पार कर लिया। अब जिस लेवल के ऊपर मुझे ये सोचना है कि मैं अच्छा हूं, वो 17,325 है। तो अगर 17,325 के ऊपर जब हम बंद होंगे, तब हमारा बॉटम पक्का बन गया, और हमें यहाँ से तेजी बड़ी आपको समझ में आएगी, ये क्लियर कट है। अभी तो थोड़ा और डिस्टेंस, अभी थोड़ा और, तो वहां तक की जगह है। इस बीच में छोटा सा पड़ाव है 17,200 का आज के लिए, वहां तक पहुंचेंगे। वहां हम आज रुकेंगे और फिर डिसाइड करेंगे 17,325 सोमवार मंगलवार के लिए। ये अब लेवल आप ध्यान में रख लीजिए। फिर से दोहरा देता हूँ, 17,175, 17,200 आज के लिए ऊपर की जगह है, और पार हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, मैं मना नहीं करता। 300, 325 आपके लिए अगले हफ्ते का टारगेट, और 325 के ऊपर निकलने पर आपके लिए बॉटम फॉर्मेशन हो गया, क्लियर कर। ठीक है, 17,000 के ऊपर भी आप बंद होते हैं तो आपके लिए नीचे की रिस्क कम हो जाती है। सो आप थोड़े रिस्क जोन से बाहर निकलकर अब ऊपर आ रहे हैं। पहली चीज, बैंक निफ्टी 38,350 के ऊपर अगर आज आप बंद होते हैं तो आप थोड़े बेहतर हैं, और 38,625 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो आप काफ़ी हद तक सेफ हो गए। और ये कह सकते हैं कि अब मैं जल्दी से वापस लो टेस्ट नहीं करूंगा, जिसके ऊपर ही आप ट्रेड करें। लेकिन जो लेवल 17,325 का निफ्टी पर है बंद होने का, वो लेवल 39,550 का है, 39,550, तो यहाँ से लगभग 800 पॉइंट और है बैंक। अभी तो डिस्टेंस यहाँ पर भी है, कोई बड़ी बात नहीं, सोमवार को हो जाए, हो सकता। तो वो होने पे आपका बॉटम फॉर्मेशन हो गया। और कई लोगों को लगेगा अरे वहां जाने के बाद तो कोई भी कह देगा बॉटम, तो कह दूं, हो सकता है। तो बात तो वही है, बॉटम और टॉप बनने के बाद पता चलेगा। आपको ये डिसाइड करना है किस लेवल के ऊपर निकलने के बाद आप सेफ हो गए। सो आप एक पर्टिकुलर लेवल पर सेफ हो गए जहां आज का लो नहीं टूटेगा। दूसरा, अब आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, बट ओवरऑल आप थोड़ा इतने ओवरसोल्ड मार्केट में एक रिकवरी के लिए जो ट्रेड करना चाहते थे, उसके लिए पूरा मूड माहौल है। डाउ डॉलर इंडेक्स आपका बेहतर हो गया, डाउ फ्यूचर्स नीचे से घूम गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कि घूम गए। तीसरा, कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन एक्सपायरी के साथ खत्म होगी, फ्रेश सीरीज आपकी शुरू होगी। सीरीज की शुरुआत में एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 13% है, राइट। और
अक्टूबर की सीरीज पिछले 12 साल में से 11 साल में धमाकेदार रही। धमाकेदार, अब बिल्कुल। इससे ज्यादा मैं आपको सुबह क्या बता सकता था। एब्सोल्युटली सर, सारे तो फैक्टर्स दे ही दिए थे। मतलब वैसे और इस पूरे हफ्ते यही चीज बोल रहे हैं कि हर रोज आप पैसा लगाइए, नो इंस्टॉलमेंट में लगा लीजिए। सो अब एग्जैक्टली आप ये सोचो कि आज ही मैं सुबह 17,747 पे लगाता था। क्या करें, ऐसी एक्सरसाइज तो दी नहीं ना भगवान ने। अब क्या है, अपने में जितनी समझ है उसी के हिसाब से अपने को काम करना पड़ेगा। सो एग्जैक्ट दिन और एग्जैक्ट समय और उस समय का एग्जैक्ट लेवल बॉटम का वो तो होता नहीं। मार्केट का टॉप बॉटम तो एक ही दिन बनता है, या एक ही दिन में भी किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे 17,747 हुआ था। करेक्ट सर। सो इसलिए ये टुकड़ों में लगा लेना ठीक है। अब पिछले 2-3 बार से जब मैं कह रहा था कि बार बार जब भी उछाल आएगी आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बिकेगा वहाँ, आज ये मैंने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया दीप, न सुबह किया ना अभी किया। सो मुझे लगा कि आपका सवाल आएगा, नहीं आया तो फिर मैं ही बता दूं। उसका रीज़न ये है, नहीं तो मैं कहता था कि जब भी पहली उछाल आएगी बिकवाली करनी है। क्यों नहीं कहा। पहली चीज़ तो ये कि 3 दिन तक आपने इंट्राडे उतार चढ़ाव देख लिया था। तो बेस फॉर्मेशन का काम चल रहा था है ना। अगर आज शुक्रवार नहीं होता और गुरुवार होता तो मैं पक्का कहता था कि आज की उछाल में बिकवाली होगी। अच्छा, उसका रीज़न है, उछाल में किसको बेचना है? जो तेजी करके फंसा हुआ है। जो तेजी करके फंसे हुए वो कब तक फंसे हुए थे? कल तक। कल की एक्सपायरी में जिनके ऑप्शंस की पोजीशन थी कट गए, जिनके रोल ओवर्स नहीं होने तो नहीं हुए, जिनके मार्क टू मार्केट लॉस, तो आज बचे कितने हैं जिनको उछाल में बेचना है? राइट, बहुत कम है ना। सो अब इसलिए आज ये नहीं दिया, नहीं तो आप और ये हर एक सेंटेंस के पीछे थॉट प्रोसेस है, कुछ डेटा क्रंचिंग है कि किस दिन आपको उछाल में बेचना होता है, किस दिन नहीं होता है। आज की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, हर एक फॉल पे लेना है और आ ही नहीं रहा। प्रॉब्लम वो आ ही नहीं रहा। देखो ग्रीन से डार्क ग्रीन में जा रहा है एकदम, है ना, मूवमेंट है। हाँ, शेडो है कि वाकई में चार्ट ही ऐसा बन रहा है। तुम ऐसा डार्क ग्रीन होते जा रहा है। ये भी अच्छा तरीका है, जितना ज्यादा ऊपर जाए उतना ज्यादा ग्रीन। अच्छा बाय द वे, मेरी शर्ट ग्रीन नहीं दिख रही क्या? एक मिनट जरा, दिख रही है सर, पूरी फुल शर्ट भी दिख रही है, टाई भी दिख रही है, टाई तो दिख रही है ना। हाँ। और बाय द वे आज बताऊँ, आज नवरात्रि में जो दिन है जी, आज हरे रंग का दिन है। आज तो होना ही था फिर बाजार। आज हरे रंग का दिन है और हरा रंग माने इसीलिए जाता है कि आप पॉजिटिव रहें, वेल्थ बनाएं, सुख शांति समृद्धि का दिन माना। मतलब हरे रंग में धन और समृद्धि के लिए रंग ही हरा है। अरे वाह, आज तो फिर ऊपर जाना बनता था। वैसे आपका वो भी देना है, निवेश का मंत्र भी आज आपको, मार्केट मंत्र आज देना है। हाँ, आज ये है आपके सामने, देखो क्या टीम बड़ी हमारी फास्ट है भाई, बात करने की देर थी। तो आज का मंत्र यही था कि आज का बोया हुआ बीज आगे चल के बड़ा वृक्ष बनेगा जो आपको मीठे फल देगा। यानी कि आप इस तरह के मार्केट में जब पैसा लगाएंगे और धैर्य के साथ, पेड़ एक दिन बीज बोने के बाद एक दिन में वो पौधा अंकुर होके निकलता नहीं, पौधा नहीं बनता। पौधा बन के पेड़ बनने में जितने आम हम खा रहे हैं ना और जितने खाए हैं लाइफ में, मेरा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने मेरे जमाने में भी उगाए। अरमान कुशल तो बोल भी नहीं सकते, आप भी नहीं बोल सकते हो कि आपने वो उस पेड़ के आम खाए जो आपने उगाए। नहीं ना, नहीं। जिस पेड़ के आम आप खा रहे हो किसी और नहीं उगाए ना। यस, राइट, करेक्ट। अगर वो आदमी ये सोचता है कि मैं क्यों उगाऊं, दीप खाएगा, अरमान खाएगा, तो वो भी नहीं लगाता। तो कुछ चीजें हमें अपनी अगली जनरेशन के लिए भी करनी चाहिए। तो ऐसा कोई बीज बोए निवेश का, आज ऐसा पैसा लगाएं जिसको हम पाल पोस कर बड़ा करें, जो आने वाले समय में मीठे फल दे। ये आज का मंत्र है, हरे निशान से आज इंस्पायर्ड होकर ये। चलिए, तो बढ़िया इंस्पिरेशनल लाइन है आपके लिए। हरे निशान को करें सेलिब्रेट। बाजार में लंबे समय बाद 7 दिनों की गिरावट के बाद आज बड़ी तेजी बन रही है। आइए एक्सपर्ट से भी करते हैं बातचीत, और उससे पहले आपको खबरें और ट्रिगर्स दोनों बता देते हैं। कुशल अरमान है तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से हैं बाजार के? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो कैबिनेट सेक्रेटरी आज पीएलआई के रिव्यू के लिए बैठक करेंगे। साथ ही सेबी की आज अहम बोर्ड बैठक होने वाली है 5 बजे, तो इस पर नजर रखिए। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के फेड वाइस चेयरमैन ब्रेनार्ड आज बोलते हुए दिखेंगे। साथ ही सितंबर महीने का यूरोप का सीपीआई आंकड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, आज आता हुआ दिखेगा। साथ ही प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आज रशियन पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए नजर आएंगे 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये रखा गया है। 1 अक्टूबर यहाँ पर कल के दिन में इंटरनेशनल कॉफी डे है। साथ ही गैस प्राइस रिवीजन ये होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। और 5 बजे कितना इंडियन टाइम? 5 बजे शाम को। अच्छा, 5 बजे इंडियन टाइम पे रखा है। हाँ,
तो पुतिन साहब ने पूछा कि कितनी बजे रखूंगे, हमने इंडिया वाले नहीं, आपने जिस हिसाब से बताया ऐसा मुझे लगा कि इंडिया से पूछ के उन्होंने फाइनल किया कि अच्छा आपको कितना बजे सूट करेगा, 5 बजे, ठीक है मैं 5 बजे टाइम से कन्वर्ट करके। अच्छा आपने कन्वर्ट किया, मुझे लगा कि हमने उन्हें बोल दिया ना हमारे बाजार बंद होने दो, फिर आपका स्ट्रेस नहीं चाहिए, जो होगा मंडे आके देखेंगे। हाँ अच्छा, वो क्लेरिफाई कर लेना, ठीक है, जहाँ मैं तो समझ में नहीं आता मैं पूछ लेता हूँ। नहीं सर जी पुतिन साहब के आगे बढ़िए जी। बिल्कुल। सो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है कल, साथ ही गैस प्राइस रिविजन होने वाला है, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ये इफेक्ट में आ जाएगा। ओपेक प्लस अक्टूबर से यहाँ पर 1 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन की कटौती भी होने वाली है। मॉक ट्रेडिंग सेशन भी होगा कल, और प्रधानमंत्री मोदी 5G नेटवर्क लॉन्च करते हुए दिखेंगे सुबह 10 बजे, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। 3 अक्टूबर सोमवार बोनस शेयर जारी करने पर नाइका की बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही टाटा मोटर्स फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कारोबार को डिमर्ज करने के लिए कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। IDBI ये भी, इसकी भी कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ये IDBI के जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उस पर चर्चा करते हुए दिखेंगे। एक्स डेट है सामंतन मदरसन के बोनस शेयर की, साथ ही सुजोन एनर्जी के राइट्स इशू जो इन्होंने जारी किए थे उसकी भी एक्स डेट है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, इसकी बोनस शेयर जो इन्होंने जारी किए हैं उसकी रिकॉर्ड डेट है। और अंत में ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चाइना के बाजार 3 से 7 तारीख तक बंद रहेंगे गोल्डन वीक के उपलक्ष्य में। ओके, तो चाइना में 1 हफ्ते की छुट्टी है और कई सारे और ट्रिगर्स आपके लिए। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है बाजार की इंपॉर्टेंट खबरें आज? जी, SBI पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि SBI के MD ने कहा है कि जो लोन है और डिपॉजिट हैं दोनों की दरों में बढ़ोतरी हो रही है, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में जो फिलहाल है वो अस्थिरता है। हिताची एनर्जी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिताची लिमिटेड का जो ABB के साथ जो है ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ है, और इस शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट के जरिए लगभग 20% जो बाकी शेयर ट्रांसफर जो बचे हैं वो किए जाएंगे। टाटा कॉफी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि तेलंगाना में इन्होंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 150 करोड़ की उसकी संपत्ति को बेचा है। हेरिटेज फूड्स 5 रुपये प्रति शेयर के भाव पर राइट इश्यू जो है ये उसको मंजूरी मिली है, और इसके जरिए अगर आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो 23 करोड़ का जो है उसके जरिए जुटाएंगे। L&T टेक पर ध्यान रखिएगा, PTI के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी कि क्वालकॉम के साथ इन्होंने एक 5G सर्विसेज के लिए एक करार किया है। मदरसन सुमी वायरिंग, जिसमें बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी मिल चुकी है, और 5 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर जो हैं उसकी मंजूरी मिली है। और अंत में एक ब्लॉक डील है जिसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है, 10 लाख शेयरों के कई सौदे जो हैं किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें और ट्रिगर्स बाजार के लिए। गेस्ट का भी करें स्वागत सर, सारे गेस्ट भी स्वागत क्या मतलब कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। ऐसा मार्केट हो सब लोग पहले से टाइम से पहले आके बैठ जाते हैं। देखिए सब हैं तैयार, देखिए सिमी जी, किरण जी, सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी, और बिगुल की फरमाइश जोर शोर से कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। पहला बिगुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है भारतीय एयरटेल पर। भारतीय एयरटेल में अनिल जी देखें तो ना सिर्फ अभी कल परसों के हाइस तोड़े हैं, ऑल टाइम हाइस को तोड़ दिया है। अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन के अंदर है। तो भारतीय एयरटेल को मोमेंटम के नजरिए से खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जबरदस्त मोमेंटम, बहुत बड़ा ब्रेकआउट, 800 रुपए के ऊपर अब ट्रेड हो रहा है। भारतीय एयरटेल हमारी खरीदारी की राय है। थोड़ा सा नीचे आए खरीदें इसको, स्टॉप लॉस रखें 790 का, 790 रुपए का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रख करके 802 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। नीचे आने पर बाय करें। पहला टारगेट होगा 825 रुपए का, साधारण ब्रेकआउट नहीं है। 825 और 850 दो बड़े टारगेट्स के लिए बाय करना है भारतीय एयरटेल को। और साथ ही अनिल जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, अनिल जी कल ही देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे 7 रेड कैंडल्स की बैंक निफ्टी पर, और आज आप देखिए अनिल जी कितना जबरदस्त पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी ओवर सोल्ड की परिभाषा कई सारे लोग खोज रहे थे, तो अनिल जी आज यथार्थ होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और कल भी हम यही बात कर रहे थे। कल ये तो शायद हो सकता है 1 आध दिन पहले ही हो जाता काम, लेकिन मंथली एक्सपायरी के हिसाब से काफी समय से अटका रहा। और कुणाल जी आपने वाकई में बहुत ही सही समय पर, और कल जो रिसर्च निकाल के दी कि दिन के दौरान 7 मोमबत्तियां बनी है। और 7 दिन से बैंक निफ्टी लगातार नीचे बंद हो रहे थे, और बैंक निफ्टी में शायद एक दिन ग्रीन कैंडल बनी होगी थोड़ी सी, जिस दिन 8 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, लेकिन बाकी पूरे में बैंक निफ्टी में 7 के 7 दिन। और ये भी बताया था कि कब 2008 के बाद या 2020 के बाद, कुणाल जी कितने समय बाद 7 लाल मोमबत्तियां दिखी आपको?
अनिल जी, बैंक निफ्टी में पिछले 5 सालों में नहीं हुआ अनिल जी, 2018 में हुआ था आखिरी बार, तो 5 सालों बाद अनिल जी होता हुआ दिखा था बैंक निफ्टी। ओके, तो चलिए ये, और इसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद भी कुणाल जी, क्योंकि कल मैं भी 2 दिन से व्यू बना के ही बैठा था कि नीचे में लेना चाहिए, लेकिन क्या होता है कई बार लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाता है। हम 1 पॉइंट और दीप लगातार बोल रहे थे, आखिरी पड़ाव 16,817 जा रहे हैं, और देखो 2 दिन 16,800 को पूछ के आए कि नीचे जाऊं बंद हूं, लेकिन हुआ नहीं, बच गए। कल भी बच गए, परसों भी बच गए। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त का। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। वेरी गुड आफ्टरनून। खरीदारी का इरादा है। स्टॉक जिसके अंदर मोमेंटम बनने वाला है उसका अभी भाव चल रहा है 1196, 1197, 1196, 1197। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 10 से 11 दिनों के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब ये मोमेंटम का शुरुआत कर रहा है, और 3 दिनों के हाई के ऊपर स्टॉक आज 3 दिनों के हाई के ऊपर स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 1160 का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट स्टॉप लॉस बनेगा। 1160 का स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी में पहला टारगेट बनेगा 1240 का, जो कि अगले हफ्ते में देखने को मिलेगा। 1240 का लेवल टूटने के बाद 1260 रुपए तक का मूव भी गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिल सकता है। तो 1160 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1240, 1260 के टारगेट्स के लिए। 1240, 1260 का टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज में करनी है आपको खरीदारी। ये राय सुमित जी की तरफ से आती हुई बहुत ही बढ़िया। एक मिनट जरा, ये बंसल जी या कुणाल जी कौन है, जरा एक बार इन सबको जरा दिखे यार। आप लोग अपना काम बराबर से नहीं करते हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से। पिछली बार कौन था जिसने बोला कि आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी सुबह आ रही है, और सुबह पॉलिसी आने के बाद दोपहर में तो सूट पहनने की क्या जरूरत है? किसी ने तो बोला था, ऑब्जेक्शन भी लिया था। बंसल जी आपने लिया था, कुणाल जी ने लिया था, और उसके बाद हम सबसे ना आपने आराम से कोर्ट खुलवा दिए। नहीं अनिल जी, जिन्होंने अनिल जी जी बंसल जी जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था अनिल जी, वो तो ओवरसोल्ड की तलाश में अनिल जी जयपुर पहुंचे हुए हैं। अच्छा आशीष जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, पिछली बार बात हुई थी तो अनिल जी मैंने समझ लिया है कि वही परिपाटी अनिल जी, इसीलिए टाई रहित आया हूं अनिल जी। हमको बताना चाहिए, हम तो ऐसा ओवर ड्रेस लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम तो काम कर रहे हैं, आप तो मजे कर रहे हो। अच्छा हम काम कर रहे हो उसमें भी हमको तकलीफ नहीं है, ऐसा मार्केट हो तो, लेकिन आप मजे कर रहे हो उसमें हमको बहुत ज्यादा तकलीफ है। अनिल जी तुरंत उतार दीजिए अनिल जी, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर आशीष जी होते ना शो पे तो मैं उतार भी देता। 7-8 मिनट मिलते हैं कपड़े चेंज करने के लिए। सिमी जी शायद मदद कर पाए थोड़ी। सिमी जी कोई अच्छा सा कॉल हो जिसमें 4-5 मिनट आप बोल पाए तो बताइएगा, उस दौरान में मैं ना अपना कोट और टाई हटाने की कोशिश करूंगा। तब तक जब तक ऐसा ना हो तब तक ठीक है गुड आफ्टरनून। आज तो बहुत दिनों के बाद मार्केट भी बहुत अच्छा रंग दिखा रहा है जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीद कर चलने का तो सलाह देना ही है। और मेरे रडार पर आज आया है टाइटन इंडस्ट्रीज। टाइटन में बहुत बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा सा रिवर्सल दे चुका है टाइटन, तो टाइटन को खरीद कर चलेंगे। टाइटन 2625 के आसपास, मैं कैश का ही भाव बोल रही हूँ, तो 2625 के आसपास टाइटन को खरीद कर चलेंगे। और मुझे लगता है कि 2610 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे। पहला टारगेट होगा 2670, दूसरा होगा 2690, तीसरा होगा 2820। तो 2670, 90, 2820 का टारगेट्स के लिए टाइटन को खरीदेंगे। बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। और ये जो स्टॉक जो रिवर्सल दिखा रहा है, ये स्टॉक अपना इस फॉल में करीब 50 डेमा को टेस्ट किया और उसके बाद आज का रिवर्सल ये फेल नहीं होगा। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह होगा टाइटन पर। के लिए टाइटन जिसमें करनी है खरीदारी। आइए एक बिगुल मुदित जी के लिए भी मुनाफे वाले मुदित जी। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छे स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट, लास्ट 4-5 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बहुत करेक्शन स्टॉक में हो चुकी है और आज के सेशन में 200 डेमा का भी ब्रेकआउट है। बाय करके चलना है जीएनएफसी। 643 रुपए सीएमपी है, स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं।
पहला टारगेट होगा 652 का, 652 का पहला टारगेट, 652 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 660 का, स्टॉप लॉस रहेगा 638 का। देखिए जिस तरह के चार्ट्स बने हैं स्टॉक में, हाई बनाता करीब 780 का और वहां से लगातार स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। फॉलिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड हो रहा था, उस फॉलिंग चैनल की रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट है, 200 डेमा का ब्रेकआउट है। अर्लियर सपोर्ट से स्टॉक ने टेस्ट किया, वहां से बाउंस बैक देखने को मिला है। और एक चीज कहूंगा, अगर आर्ली चार्ट देखना है, आर्ली चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। सीरीज के फर्स्ट डे अच्छे ओआई एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। अच्छा अपसाइड मूव यहाँ से दिखा सकता है, 660 तक के अपसाइड मूव जीएनएफसी में देखने को मिलेंगे, बाय करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 638 का। ओके, तो 638 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ 652 और 660 के टारगेट के लिए मोदी जी आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। सिमी जी से भी ज्यादा धन्यवाद आपका। तो जो आपने मदद की मेरी और दीप की, जरा हाँ आप सब देख लें जरा एक बार कि सिमी जी के वक्त हमने शुरुआत की थी और मोदी जी के वक्त हम कोट और टाई उतार कर अब आपके सामने, इतना फास्ट काम आपने देखा। अब अगर किसी की इच्छा है तो मुझे बता दे, हम 4-5 मिनट आपके पास सवाल। अब हमें मुदित जी और किरण जी और सुमित जी के लिए बात ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ। उन्हें भी टाइम देना पड़ेगा। तो भी अपना तो भाई देखो हमने लागू कर दिया। कुणाल जी देख लीजिए, मैं और दीप ने तुरंत ही प्रभाव से लागू लिया। देखो हम इतनी मल्टीटास्किंग आपको कहीं मिलेगी नहीं, करेक्ट, किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। एक साथ 4-4, 5-5 काम करने वाले एंकर। जी जी आप बिल्कुल जी अनिल जी बिल्कुल बदले से लगते हैं अनिल जी। आप वाकई में अनिल जी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं। सूट के मुकाबले अनिल जी जब आप ऐसे इनफॉर्मल होते हैं तो ज्यादा, दोनों ही आप लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं अनिल जी। बस आपने कहा, हमने करके दिखा दिया। बिल्कुल। तो चलिए अब सारे मजे जिंदगी के कुणाल जी क्यों ले, हम क्यों नहीं, हम भी ले। हाँ बिल्कुल। और बस ये लो बंसल जी भी चालू है। बंसल जी 1 मिनट स्क्रीन पे हो। बंसल जी ने माइक निकाला। चलिए थोड़ी देर बंसल जी को ऑफ स्क्रीन किया जाए, तब तक हम बंसल जी के पास आते, तब तक बंसल जी को एंजॉय करने दीजिए। आइए, आज सुबह क्रेडिट पॉलिसी थी और क्रेडिट पॉलिसी के दिन हम आपको एफआई पिक नहीं दे पाए जो कि हम आमतौर पर आपको देते हैं। तो आइए आज की एफआई पिक लेते हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के चंदन तापड़िया साहब से। मेरा नवरात्रि पिक है ट्रेंट। ये स्टॉक लगातार पिछले 8 सालों से साल दर साल बढ़त बना रहा है और काफी अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ है। तो ट्रेंट खरीदे, 1300 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में लगभग 1750 रुपए तक के टारगेट ये स्टॉक आने वाले साल में हासिल कर सकता है। तो ट्रेंट है वो स्टॉक्स जहां पर आपके लिए चंदन जी की तरफ से खरीदारी करने की राय है नवरात्रि पिक के तौर पर। अरे ये तो 2.15 वाली थी, 9.45 वाली तो रह गई। तो वो नहीं, सॉरी 9.35 वाली, तो 9.35 वाली थी। आज सुबह किसकी थी 9.35 वाली? शरद जी की। हाँ, शरद जी का फोन भी आ रहा है, मेरी लीनी पे आपने पिक। तो शरद जी बस अब थोड़ी देर में आपकी पिक हम लेने के लिए तैयार है। तब तक सुमित जी बिगुल आपके लिए। हाँ जी बिगुल। पहले तो कोई और आया था। मैंने कहा वो एफआई पिक के अंदर 15 सेकंड का टाइम मिल गया तो मैंने कहा फटाफट मैं भी लगे हाथ फटाफट चेंज कर ही लूं। आप तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाओगे कोई न कोई ऐसा, सबसे तेजी से वस्त्र बदलने का। वो एक्टर है ना, यूज्ड टू है कॉस्ट्यूम चेंजेस मल्टीपल टाइम, फोटोज के लिए भी करते हैं। और 4-5 लोग भी रहते होंगे ना इनके। एक कोई पहना रहा है, कोई खोल रहा है, सब उनके लिए मतलब बढ़ेगा। हमारे तो क्या सब काम खुद को ही करना पड़ता है। सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया। पिछले 5-7 दिनों में स्टॉक में मार्केट के साथ करेक्शन आई थी। अब जो भाव चल रहा है स्टॉक का वो 318 का चल रहा है और आज मार्केट की रिकवरी के साथ स्टॉक में रिकवरी है। स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। एक अच्छा बाउंस बैक पुल बैक का संकेत मिल चुका है। 318 का अभी भाव है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 308, 310 के पास है, तो 308 रुपए का इसका नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 308 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें चंबल फर्टिलाइजर। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 328 रुपए का पहला टारगेट होगा, 335 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। 328, 335 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करें 308 के स्टॉप लॉस से।
आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर रखनी है नजर। अभी जीएनएफसी के बाद बैक टू बैक चंबल फर्टिलाइजर पर कॉल आ रहा है अनिल जी। वैसे भी हमारा तो फेवर्ड सेक्टर है ही, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आपको एक्शन दिख रहा है। ये रोटेशन मांगी है सर, या फिर वापस तेजी का वक्त आ गया यहाँ पर? तेजी का वक्त है। यही लेना है दीप। ये अब है ना, कभी भी मार्केट खराब होने के बाद जब ठीक होता लगे जी, तो पहली चीज तो आपको पता है कि आपको क्या लेना है। इंडियन मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक ही लेने, बराबर। फॉरेन वाले लेने नहीं। मेटल में, आईटी में हमेशा रिस्क रहती है। सो अपने वाले जो हैं वो लेने हैं। और अपने वाले में क्या लेने हैं? वो स्टॉक पहले लेने हैं जो अब से लेकर बजट तक पैसा बनाएंगे। राइट। अब आपकी नजर होनी चाहिए मछली की आंख की तरह पहली तारीख पर फरवरी की। यस। तो बजट तक क्या चलता है उधर दिमाग लगाओ। आज सुबह हमने रेलवे स्टॉक की बात की, करेक्ट। फर्टिलाइजर स्टॉक हम 15 दिन से आपको बोल रहे हैं इतने बढ़िया लेवल पे आ गए। ये अभी थोड़े दिन पहले जीएनएफसी 710-15 चल रहा था। यस सर। आपके लगभग 80-100 रुपए नीचे है। सेम हाल ही इसका 380-400 कहां तक पहुंचा था। चंबल आ गया नीचे। तो इन स्टॉक्स को लेने में सबसे पहले इनका ध्यान रखना है। गॉट इट। बेस्ट है। दोनों ने आज जो पकड़ा है आपके जीएनएफसी, मोदी जी ने और सुमित जी ने चंबल, बहुत बढ़िया पिक ढूंढी है। चलिए, तो यह है आपके लिए चंबल और जीएनएफसी। कुणाल जी, राकेश जी भी कुछ तो ढूंढ रहे हैं। देखो, चलते हैं चार्ट कॉर्नर के लिए राकेश जी, कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है मैकडॉवेल्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की राय है। इस स्टॉक का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। मार्केट के साथ हल्का फुल्का करेक्ट हुआ और आज इसके अंदर फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक दोबारा से फायरवर्क्स करने को तैयार है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और इस चार्ट पर एक पैटर्न बनता है जिसको बुलिश हारमी पैटर्न कहते हैं। अभी अभी ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट्स पर नजर आ रहा है, तो बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रख लें 845 रुपए पर। 845 पर छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 870 रुपए का, 870 का। इवेंचुअल टारगेट 885 का, 885 रुपए का। खरीदारी की राय है मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। ये भी काउंटर आपके रेडार पर रहना चाहिए। मूवमेंट कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स तो आपको लगातार अच्छे एक्शन में दिख ही रहे हैं और अभी भी देखिए अच्छी मूव कंजम्पशन स्टॉक्स में आ रही है। बट कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मूव है। इंडिया सीमेंट्स आज ये जबरदस्त फॉर्म में आपको दिख रहा है और मोमेंटम भी इसमें अच्छा बना हुआ है। पिछली सीरीज में तो थोड़ा बैन वैन में भी अटक गया था, अब वापस एक्शन में आ रहा है। मुदित जी, जरा इंडियन सीमेंट्स के चार्ट्स पर राय दें सर। फिर से तेजी के लिए तैयार? आज तो वैसे 7.5% ऊपर ऑलरेडी है। यहाँ से और अभी तेजी बनाएगा। 264 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 280-82 पहला टारगेट बनेगा, फिर उसके बाद फिर से इस काउंटर में ईयरली हाई लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्टॉक में एक स्विंग बना था, डाउन स्विंग, वो एक हेल्दी करेक्शन था। सपोर्ट लिया करीब 225 के आसपास और वहीं से सेम डे लास्ट 3 सेशन से अच्छा बाउंस बैक स्टॉक में नजर आ रहा है। जिस तरह के चार्ट्स बने अभी और तेजी बनेगी। 282 और 290 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 282-290 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 252 का। तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स, जिस पर आपको रखनी है नजर। इनफैक्ट आज टेलीकॉम स्पेस में कुछ चल रहा है। अभी भारतीय एयरटेल पर तो ब्रेकआउट की हमने बात करी थी। वोडाफोन आइडिया भी फोकस में है, वैसे भी बैन से भी बाहर आया और अदरवाइज भी मूवमेंट दिखा रहा है। और इंडस टावर्स में अच्छा मूवमेंट आ रहा है। 6% ऊपर इंडस टावर है। बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है जब आप इंडस टावर्स को ऐसे मूव करते हुए दिखाते हैं। बंसल जी, जरा इंडस टावर्स का चार्ट देखें सर। 200 के लेवल के करीब आने की तैयारी में। दिपांशु, बड़ी इंटेंसिटी का बड़ा रिवर्सल नीचे से देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज में ये स्टॉक पिछले 5 दिनों के हाइस के ऊपर निकला है, तो बुलिश कैंडल बनी है। जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें और ट्रेडिंग के नजरिए से 190 के नीचे का स्टॉप लॉस है। और ये स्टॉक 193 के अराउंड चल रहा है, कैश में 196 चल रहा है। 201, 202 तक टच करने का पोटेंशियल रहता है। तो यह है आपके लिए इंडस टावर्स, जहां पर आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। और इस समय एक बार फिर से जरा बाजार पर नजर डाल दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी और ऊपर जा रहा है। 38,800 पर बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। 1150 पॉइंट का उछाल इस समय। तो बैंक्स और अप मूव के लिए आपको इस समय तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और डाउ फ्यूचर्स का भी पूरा सहारा है। 250 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। इनफैक्ट जो लेवल्स की बात करी थी वो आपको आते हुए दिख रहे हैं। 38,800 पर अब आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। फ्रेश मूव इस पर आई है। एक कॉल सिमी जी की तरफ से, सिमी का नॉन स्टॉप। बताएं सिमी जी।
अभी अभी और एक मतलब रिवर्सल देखने को मिला है एस्ट्रल का चार्ट पर। टाइटन में जैसा रिवर्सल देखा है 50 डेमा के ऊपर, वैसा ही रिवर्सल रिसेंट सेल ऑफ के बाद बढ़िया सेल ऑफ एस्ट्रल में देखने को मिला था, और उसके बाद आज का जो रिवर्सल देखने को मिला है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक, इसमें जो भी करेक्शन था वो खत्म हो चुका है। 2326 के आसपास ही खरीदने का सलाह होगा। मैंने कैश का ही लेवल्स दे रही हूँ, अक्टूबर सीरीज का भाव क्या है वो देखना पड़ेगा। एस्ट्रल में करंट लेवल पर खरीद 2226-30 के आसपास है, तो इसी के आसपास खरीदने का सलाह होगा। और इसका जो पहला टारगेट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें सेल ऑफ भी काफी बड़ा आया था, तो ये पूरा रिकवर कर सकता है। पहला टारगेट होगा 2280, ये होगा पहला टारगेट। उसके बाद आएगा 2400 के आसपास का टारगेट, मतलब 2280 से 2400 के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो पर मुझे लगता है कि जैसा बढ़िया रिवर्सल है, ये 100-150 पॉइंट का रैली, 150-200 पॉइंट का रैली तो मिनिमम देना चाहिए। तो करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 2200 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। स्टॉक को 10-15 दिन के लिए होल्ड करेंगे। 2400 तक का एक बड़ा वाला टारगेट के लिए एस्ट्रल को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए एस्ट्रल में। बिल्कुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। जी, स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूं। आईटी सेक्टर का लीडर इन्फी, इस पे बाय करने की सलाह है। 1414 का अभी भाव चल रहा है, इधर बाय करने की सलाह है 10 रुपए नीचे। और मेरा पहला टारगेट रहेगा 1440, दूसरा टारगेट 1450। ये सोमवार तक देखने को जरूर मिल जाना चाहिए। ओके, 1440, 1450 के टारगेट, 1403, 1403 ये होगा आपका स्टॉप लॉस। इन्फोसिस पर खरीदारी की राय आ रही है। आईटी भी अब थोड़ा मोमेंटम में आपको दिखेगा। रुपए में भी जबरदस्त रिकवरी है, 50 पैसे मजबूत इस समय रुपया दिख रहा है। पर आइए, जबरदस्त बाजार में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, डेटा क्या कह रहा है कि यहां से और ऊपर जा सकते हैं या नहीं, जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, हम डेज हाई पर हैं, डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर है, नैस्डैक फ्यूचर्स आपको 1% ऊपर दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में भी मजबूती है। हालांकि अभी अभी नेहा हमें बता रही हैं कि जो यूके में गैस प्राइसेस हैं वो अभी अभी 50% की जंप लगाते हुए आपको दिखे हैं, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आए हैं। देखते हैं उसका बाजार इंपैक्ट लेता है कि नहीं। बट बैंक ऑफ इंग्लैंड का वैसे इंटरवेंशन चल ही रहा है उनके मार्केट्स में। बताएं सर, क्या करना है इस समय? वो 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी बताऊं उससे पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। सबसे बढ़िया स्टॉक कौन सा है स्टॉक मार्केट में, और सबसे बढ़िया टीम वर्क वाला स्टॉक कौन सा है? टीम वर्क? हाँ, ऐसा स्टॉक जिससे, अच्छा ये सबसे भी पूछ लेते हैं जरा आप में भी, अगर ऐसा ना हो कि आपको लगा कि मुझे मौका नहीं दिया, आपने खाली दीप को मौका दिया, तो हमारे एक्सपर्ट्स में से भी कोई बताना चाहे सबसे बढ़िया स्टॉक कौन सा है, स्पेशली टीम वर्क के लिहाज से, जिसमें मतलब टीम वाली भावना है, सबका ख्याल रखता हो, ऐसा कोई स्टॉक आपकी नज़र में? कंसेंसस रिकमेंडेशन तो आईटीसी की है। आईटीसी मतलब टीम वर्क अगर बोले सबकी रिकमेंडेशन में तो जी बंसल जी। ऑडियो डिस्कनेक्टेड है। अच्छा, तो आपको ऐसे पता चला मैंने जी बंसल जी बोला, चलिए गया। हाँ, अच्छा मुदित जी। आई थिंक अनिल जी टीम ली ओके, नॉट अ बैड गेस। लेकिन दीप बहुत नजदीक पहुंचे, नजदीक नहीं वहां पहुंच ही गए थे। रीजन वो नहीं था, लेकिन अच्छा है आईटीसी। अच्छा, तो आईटीसी ऐसा है, जब टीम मुसीबत में हो तो काम आता है, खेलता है। हाँ। जब रोज मार्केट गिर रहा था तो आईटीसी चल रहा था, और जब बाकी सब लोग तो आईटीसी दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करा। क्यों? तुम आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, मैं यही ठीक हूँ। जब तुमसे नहीं हो पाएगा तो मेरे पास आएगा। तो बेस्ट टीम प्लेयर आईटीसी, ये तो मानना पड़ेगा, है कि नहीं? मानना पड़ेगा। सो इससे बढ़िया हो नहीं सकता कि भाई जब मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना, या तुम नहीं भी बताओगे अगर जरूरत है तो मैं आ जाऊंगा देश को मेरी, तो मैं काम कर दूंगा तब। और जब आप बाकी सब लोग जब बड़े जोश में, कर लो कोई बात नहीं, मेरे को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि लाइमलाइट नहीं मिल रहा था। ऐसा साइलेंट प्लेयर है, तो हर टीम में होना चाहिए, हर टीम में होना चाहिए, मतलब हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसका मतलब ये है। चलिए, आपकी आज कुछ और स्टॉक्स, ऐसे कुछ और स्टॉक्स रोज तो आ रहे हैं नवरत्न स्टॉक्स बढ़िया। एक जो कल हमने बात की थी वो बहुत बढ़िया है, सेंचुरियन का। उसमें मल्टी बैगर होने के गुण हैं। हाँ, खराब माहौल में उसमें फोकस करना चाहिए। डन सर, चलिए। हाँ, और 17,175, 17,200 आज के टारगेट लेवल के नजदीक पहुंच रहा है। मेरा आज का टारगेट निफ्टी का इतना ही है, उससे ऊपर चला जाए तो निफ्टी की मर्जी, मैं मना नहीं करता, मेरे टारगेट वहां तक के हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा 17,300, 325 का बनेगा, जो मैंने सोमवार के लिए रिजर्व रखे हैं, अगर आज अमेरिका उछाल दे दे, जो कि देगा ऐसा मुझे लगता है। ये यूके में गैस के फ्यूचर ट्रेड हो रहे, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड हो रही है। 54% एक ही बार तो क्रिप्टो भी ऊपर नीचे नहीं होती भाई।
जितने आपके गैस के दाम हो रहे हैं। कैसे डेवलप मार्केट है भाई, ये देखो इनके। अच्छा एनीवे, तो हम आते हैं हमारे बाजार की तरफ। पहली चीज़ तो ये कि 17,000 के ऊपर आप बंद हो गए, ये कंफर्मेशन डेटा से आ चुकी है। 17,000 पर 49 लाख ओपन इंटरेस्ट से पुट में लगभग हाईएस्ट है, तो आप उसके नीचे नहीं जाएंगे। इनफैक्ट उससे पहले 17,100 ही आपके लिए बड़ा मजबूत सपोर्ट का काम कर देगा। आज 17,100 के पुट पर 31 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 35 लाख शेयर हैं। तो अगर यहाँ से 17,100 के आसपास मार्केट आता है तो वहाँ पर, और दूसरा 17,025 पर, अगर इन दो लेवल पर आता है तो वहाँ पर खरीदारी करने का मौका होगा। ऊपर 17,200 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर 17,200 के ऊपर निकलकर टिक जाए और बंद देने के संकेत दे तो फिर कल के लिए और खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी रुकावट 17,200 के आसपास है, जो मैं आपको 175-200 फाइनल टारगेट जो मैं आज के लिए आपको बोल रहा हूँ, लगभग वहाँ पर जाकर मार्केट रुकने चाहिए। ये तो होगी आपकी बात निफ्टी की। ठीक है। बैंक निफ्टी आप हैं इस वक्त 38,700 के आसपास। 38,500 आपके लिए एक बार की बेस हो गया, क्योंकि 17 लाख शेयर पुट में है और आपके 18 लाख शेयर कॉल्स में। तो एक बार बैंक निफ्टी आपको वहाँ पर रुकता हुआ दिखेगा, लेकिन खरीदारी करने के लिए जगह थोड़ी दूर है दीप। वो आती है आपकी 38,350 के आसपास। 38,350, 38,375 के पहले थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, तो 38,350, 38,500 की रेंज में 2 टुकड़ों में खरीदिए। 38,500, 38,350 ऊपर का जो टारगेट बनेगा आपका वो होगा दीप 38,750 और 38,900 का होगा। आज के लिए उतना काफ़ी है, आगे के आगे हम देखेंगे। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। जो रिकवरी आपको दिख रही है अमेरिका में, मेरा ऐसा समझना है कि जितने फ्यूचर्स आपको ऊपर दिख रहे हैं अमेरिका में, उससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत कारोबार होना चाहिए। एक ही रिस्क है, देखो मैं बताता हूँ, इस फुल कॉन्फिडेंस वाले माहौल में एक ही रिस्क है जो आपको नहीं भूलनी चाहिए, तो कोई याद नहीं कर रहा दीप। तेजी में किसी को अच्छी खबर याद नहीं, बुरी खबर याद नहीं आती, और मंदी में किसी को कोई अच्छी खबर दिखती नहीं दिखती। और वो बुरी खबर है पुतिन साहब। अगर आगे कुछ ऐसा आलतू फालतू बोल दिया तो, अगर अच्छा बोला तो ठीक है। और ये यूके के 54% गैस के दाम सुनते ही मेरा कान खड़े हो गए। ये गैस के दाम का सीधा सीधा पुतिन साहब से कनेक्शन है। बराबर है, गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बराबर। तो अगर गैस के दाम यूके में 50-55% बढ़ते हैं 2 हफ्ते के ऊपर के स्तर पर, पुतिन साहब 5 बजे, तो वो रिस्क आपके लिए मंडे सुबह की रहेगी। हालांकि अच्छी बात है कि मंडे सुबह है, तो शनिवार रविवार में हम थोड़ा भूलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे तो सारे लोग घूमने फिरने में लगे हैं, नवरात्रि में लगे हैं, त्योहारों में लगे, तो हम सोमवार सुबह तक काफ़ी कुछ कम याद रखेंगे। लेकिन अगर पुतिन साहब की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वो एक रिस्क जरूर आप लेकर चलते हैं। बट अदरवाइज मार्केट में सोमवार के लिए रिस्क नहीं है। अदरवाइज डाउ फ्यूचर्स के हिसाब से देख लो, डॉलर इंडेक्स से देख लो, बॉन्ड यील्ड से देख लो, आप सेट हैं, वहाँ दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल। तो चलिए, रिस्क कम है, बाजार में एक्शन भरपूर है, बट हाँ लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करें। बाय द वे अनिल जी, डॉलर इंडेक्स 111.60 पर आ गया है, तो 115 का कल जो हम लेवल देख रहे थे वहाँ से 111.60, 2 दिन पहले जो लेवल देख रहे थे वहाँ से 111.60, बहुत बड़ा ड्रॉडाउन डॉलर इंडेक्स में, जो आपने रिस्क हाईलाइट भी किया था, उसके भी वजह से एक पूरा सहारा पक्का सर। चलिए, कल है 1 तारीख, पहली तारीख हो, कल है छिमाई खत्म, आज सैलरी आएगी आज। वाह, फ्राइडे को सैलरी और भी अच्छी लगती है। हाँ, फ्राइडे को ज़्यादा अच्छी लगती है, ये बात तो सी। वैसे तो कभी भी आए अच्छी लगती है ना, और लेकिन फ्राइडे के दिन आए तो ज़्यादा खुशी होती है कि सैटरडे संडे आप ज़्यादा अच्छे मूड के साथ। तो हाँ, हमने पहली तारीख क्यों याद की थी? अच्छा हाँ, पहली तारीख से टोकनाइजेशन लागू होने जा रहा है। टोकनाइजेशन क्या है, लागू होने की वजह क्या है, और ये सब कुछ ये मामला क्या है, जरा समझ लीजिए। नूपुर हमारे साथ जुड़ रही है बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल, 1 अक्टूबर से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो जो पेमेंट का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको बदलाव नजर आएंगे। हाँ जी, क्योंकि 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन लागू होने वाला है। अब क्या ये टोकनाइजेशन, इसके क्या बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस है और आपको क्या करना है, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। सबसे पहले जो टोकनाइजेशन है, हम जो देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जो फ्रॉड्स होते हैं उस पे अंकुश लगता हुआ नजर आएगा, वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल होता नजर आएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जो वेबसाइट पे सेव हो जाती है वो भी अब बंद हो जाएगी टोकनाइजेशन के आने के बाद। अब जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं और पेमेंट गेटवेज हैं, साथ ही साथ जो मर्चेंट्स हैं,
उन्हें अब कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी पर्सनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स है वो अपनी वेबसाइट पर सेव करके रख सके। मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट साइट है या ऐप है वो 30 सितंबर के बाद आपको वो जो 16 डिजिट का नंबर नज़र आता है और जो एक्सपायरी डेट नज़र आती है उसका डेटा आप कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर के पास नहीं होगा। एज ए ग्राहक आपको क्या करना है, अगर आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड है तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। आप अब कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फ़ोनपे, कोई भी वेबसाइट पे जाए, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और फिर जब पेमेंट गेटवे पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़े चेंजेस नज़र आएंगे। सबसे पहले आपको आपका कार्ड डिटेल्स डालनी है, फिर इंटरेस्टिंगली एक नया ऑप्शन आपको फिलहाल वहाँ पे नज़र आएगा, सिक्योर योर कार्ड एज पर RBI गाइडलाइंस। ये ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है और इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद सारे चेंजेस यहाँ से नज़र होते नज़र आएंगे। अगर इसके बाद देखें तो ये ऑटोमेटिकली आपको लेके जाएगा और यहाँ से आपको एक OTP मिलेगा जो आपको डालना है आगे की प्रोसेस के लिए। उसके बाद ये जो टोकन होगा ये व्यापारी के पास जाने वाला है और फिर व्यक्तिगत जो भी डिटेल्स है एज ए टोकन वो सेव होगी, एज ए कार्ड वो सेव नहीं होगी। अगली बार आप जब भी ई कॉमर्स पे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कार्ड की जगह जो टोकन नंबर है 4 डिजिट का वो सेव होता नजर आएगा। अगर वो 4 डिजिट का अंक आपको नजर आ रहा है इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका जो कार्ड है वो टोकनाइज हो चुका है। थोड़ा मेरे को बहुत ज़्यादा मैं समझा नहीं, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में आराम से समझता हूँ, जल्दी नहीं समझता। तो आप ये बोले बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर कोई शॉपिंग कर रहा हूँ तो शॉपिंग के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, जब पेमेंट ऑप्शन में गया तो वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में एक आएगा कि क्या आप टोकनाइजेशन करना चाहते हैं, यही ना? नहीं, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सिक्योर योर कार्ड। अच्छा, आप अपने कार्ड को सिक्योर करना चाहते हैं? हाँ, क्या उसे आपको ऑप्ट करना है, उसमें हाँ बोलना है हमें? हाँ जी। फिर आपको एक OTP आएगा, वन टाइम OTP फोन पे आएगा? फोन पे आएगा, ठीक है, आ गया। फिर वो आपको डालना है कहाँ? उसमें जो नेक्स्ट पेज खुलेगा 4, 6, 3 कितने डिजिट का OTP? वो तो अच्छा आएगा तब पता चलेगा। ओके ठीक है, ओके हाँ ये तो अब आएगा ना, अभी तक तो आया नहीं। तो जो भी OTP आएगा वहाँ OTP डाल दिया। हाँ ठीक है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो मर्चेंट के हो जाएगा। मतलब वो टोकन मर्चेंट की वेबसाइट पे ऑटोमेटिक टोकन क्रिएट हो जाएगा। पहले जो कार्ड डिटेल्स है वो मर्चेंट के पास जाती थी, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन की वेबसाइट पे आपने कुछ लिया तो आपने पहले जो पेमेंट किया के पास मेरा कार्ड नंबर चले जाता था। हाँ, तो वो 16 डिजिट हमें नजर आते हैं, एक्सपायरी डेट भी नजर आती है। अब वो नजर नहीं आएगी। अब क्या होगा? तो वो उसके पास खाली टोकन नंबर जाएगा अमेजोन के पास, और वो टोकन नंबर मुझे याद रखना है? नहीं, अपने को याद नहीं रखना है। वो टोकन नंबर पहले कार्ड सेव होता था, अब वो टोकन ऐसे कार्ड की तरह सेव हो जाएगा वहाँ पे। हाँ, हमारे पेज पे, मतलब हमारा जो हमने जिस पेज पे हम बोलते हैं भाई सेव कर लो, बार बार याद नहीं रखना पड़े, वहाँ पे नेवर रिमाइंड मी फॉर दिस, वो वैसा वाला। बिल्कुल। वो 4 डिजिट ही दिखेंगे आपको कार्ड के पीछे के। ठीक है, फिर बाकी कोई डिटेल्स नजर नहीं आएगी और ये डेटा मर्चेंट के पास भी शेयर नहीं होगा। ओके, तो आपके पर्सनल डिटेल्स तो पेमेंट करना तो रह गया ना नुपुर, अभी बाकी जो शॉपिंग की उसका पेमेंट कैसे होगा? सर उसके बाद वो सेम प्रोसेस है, फिर आपको बैंक से OTP आएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। अच्छा टोकनाइजेशन, अच्छा एक ही बार बनेगा टोकनाइजेशन? बिल्कुल, एक बार बन लाइफ लॉन्ग एक ही रहेगा या हर एक के लिए अलग हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे मैंने आपने जैसे बोला वैसे किया, हाँ, और मेरा कार्ड का टोकनाइजेशन होना है, हाँ, तो मेरे को 4 डिजिट का एक नंबर आएगा बस? आपके पास कुछ नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी ऐप में सेव हो जाएगा। जो वेबसाइट पर आपका कार्ड पहले पूरी डिटेल्स के साथ सेव होता था, वो अब सिर्फ टोकन के साथ सेव हो, तो वेबसाइट वाले को नहीं मालूम ये किसका कार्ड है। अगली बार जब मुझे पेमेंट करना है तो मैं कैसे करूँ? वो तो सेव्ड है ना आपका। अच्छा, वो सेव्ड है, कार्ड तो सेव्ड है, आपका कार्ड सेव्ड है, आपको ऑप्ट करना है। और अगर सेव नहीं करूँ तो कई बार तो फिर हर बार डालना पड़ेगा। तो फिर मैं वो बता देती हूँ। अगर आपने ये नहीं किया तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। जो भी ऑटो डेबिट होते हैं आपके अकाउंट से, जो सेव्ड है कार्ड, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट साइकिल से बंद हो जाएंगे और हर बार आपको आपका 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर डालना पड़ेगा पेमेंट के, जब भी आप पेमेंट करेंगे तब, और आपका CVV नंबर साथ ही साथ एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपने सेव नहीं किया तो। अच्छा, सेव करके टोकन ले लो। और कोई भी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करना हो, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, रेलवे की टिकट निकालनी हो, फ्लाइट की टिकट करनी हो, एक ही टोकनाइजेशन? हर कार्ड का एक ही होगा टोकन नंबर? हर वेबसाइट पे अलग अलग, वेबसाइट का अलग अलग होगा? हाँ, वेबसाइट का अलग अलग होगा। अच्छा, हर वेबसाइट का अलग, लेकिन हमें याद तो रखनी नहीं ना? याद नहीं रखना है, सब सेव है। अच्छा, फायदा सिर्फ इतना है, पहले जब मैं कार्ड नंबर लिखता था, एक्सपायरी डेट डालता था, वो सारी चीजें चली जाती थी जो भी सामने जिसको पेमेंट जा रहा है उसके पास।
अब जाएगा खाली टोकन नंबर, बिल्कुल, तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये किसका है। करेक्ट। तो आपकी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं होगी। ओके, पर्सनल डिटेल मतलब क्या? क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, हाइट वजन थोड़ी क्या डेट। हाँ, मतलब खाली यही ना कि कार्ड की डिटेल्स नहीं शेयर होगी। डेटा सेफ्टी के लिहाज से अच्छा है सर, बचा रहेगा। ओके, अब ये कंपलसरी नहीं हुआ है, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। हाँ जी, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिसको सेफ्टी चाहिए तो कर लेना चाहिए, इसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं। और इजी भी है, आपको बार बार कार्ड डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेगी। हाँ, बार बार कार्ड डिटेल्स भी नहीं डालनी। वो तो कार्ड डिटेल्स नहीं डालने वाले तो वो लोग हैं ना जो सेव करके रखते थे कार्ड, उन्हीं की तो समस्या है। जो नहीं सेव करके वो तो हर बार डालनी पड़ती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा, और कोई चीज बतानी रहेगी? बता दी आपने सारी। सर एक और चीज़ है इसमें, सारे पेमेंट गेटवेज पे ये जो ऑप्शन है अब अवेलेबल है इजीली, तो कोई भी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस अभी तक आए नहीं है। और आज जो आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा है कि इस महीने करीबन 40% से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस टोकनाइजेशन के थ्रू ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, ठीक है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग चीज़ जो नूपुर ने आपको बताई है। नूपुर, इसका अभी तक तो लागू कल से होगा। हाँ, तो आपने तो किया नहीं होगा अभी तक? तो मैंने किया है। कैसे किया? लागू ही नहीं हुआ तो? वो ऑलरेडी ऑप्शन दे रहा है, सारे जो पेमेंट गेटवेज है ना, आप पेमेंट करोगे तो वो ऑप्शन देता है ऑप्ट आउट। लगा ही कि जो आदमी इतना शॉपिंग करता हो उसने नहीं किया हो और ये बगैर इतना आराम से अच्छे से समझा दे, मेरे 8-10 सवाल का जवाब दे दे, ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो पक्का हाँ, एक से ज्यादा बार किया होगा, मैं 100% बोल सकता हूँ सर, सारी वेबसाइट पे किया। हाँ, ये देखो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा, टोकनाइजेशन का इस्तेमाल करके आप खुश है पहले के मुकाबले में? सर, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट ठीक है। ठीक है, अच्छा। शॉपिंग तो चल ही रही है। अच्छा, मतलब क्या किया जाए आपके लिए, मतलब ये आरबीआई की तरफ से जिससे आप खुश हो? पहले बता दीजिए, 4 घंटे पहले तो मैं गवर्नर साहब से 12 बजे पीसी में पूछवा लेता। डिस्काउंट थोड़े और बढ़ा दे तो वो गवर्नर साहब थोड़ी देंगे। चलिए, बढ़िया भाइयों, इनकी डिमांड्स कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए सीधा चलते हैं हम सेठी साहब के पास जो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आज साक्षात हमें दर्शन दे रहे हैं सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। वाह, सेठी साहब के लिए ये फायदा है, लेट जुड़ते तो उन्हें सब पता होता है क्या पहन के आना है, क्या नहीं पहन के आना है। सेठी साहब, स्वागत है आपका, बधाई सर। आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, पहले तो पूर्व को जिस तरह से आपने ग्रिल किया, हालांकि क्या व्यूअर्स के इंटरेस्ट, लेकिन वो भी सब ऐसे सोच रहे होते ना, बीच में कहाँ फंस गई। वो तो उसने 3 बार यूज किया हुआ था तो वो सक पाई, नहीं तो आपके क्वेश्चंस तो जिन्होंने रेगुलेशन बनाया वो ही नहीं आंसर कर सके। अनिल जी, इस तरह के इतना मुश्किल भी नहीं पूछा था सेठी साहब। हाँ, मतलब आसान वाले पूछे थे। मुझे पता है कि अच्छा, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल है मेरे पास, मैंने जानबूझ के पूछे नहीं। वो वाला बेस्ट था, 3 डिजिट ओटीपी, 4 या फिर 6 डिजिट। हाँ, देखो एक्चुअली क्या होता है, मैं इसका एक लॉजिक बताता हूँ सेठी साहब को भी, आपको भी जी। आमतौर पे क्या होता है ना, हम लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझते हैं ना, तो हम जब बोलते हैं हमें लगता है सामने वाले को सब आता होगा। करेक्ट है ना, इसको सब पता है, हम वो एज्यूम ही कर लेते हैं। है ना, जबकि आम दर्शक जो है ना, वो भाई आप ही का चैनल देख रहा है, आप ही के साथ है, उसने कहीं जाके और तो पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो हम ही को तो बताना पड़ेगा। इसलिए मैं कई बार क्या करता हूँ कि एकदम छोटी छोटी डिटेल्स समझाता हूँ ताकि हमारे व्यूअर को समझ में आ जाए, नहीं तो हम एज्यूम ही कर लेते हैं। अब हम कई बार मान के पीसीआर, अब ठीक है भाई, जो 2 साल से चैनल देख रहा है उसको तो पता है पीसीआर क्या है, जो 2 महीने से देख रहा है उसको क्या पता। एग्जैक्टली। तो कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगता है कि हमें आती है हमें, हमारे दर्शकों को भी आती है, लेकिन फिर भी 10-20% दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो बताते रहनी चाहिए। जी सेठी साहब, जो 10-20% दर्शक नए जुड़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि सेठी साहब की कॉल्स कितनी दमदार होती है। आज से ट्रैक करना शुरू कीजिए। पहली कॉल। बिल्कुल अनिल जी, 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है। और जो अनिल जी पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आईटीडी सीमेंटेशन, जो 112-13 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, थोड़ी देर पहले जीएनएफसी के संदर्भ में आपको सुन रहा था कि अब से लेके बजट तक जो सेक्टर्स बजट फोकस्ड या भारतीय इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, उन पे फोकस करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो बिल्कुल ऐसा सेक्टर है जिसको बिल्कुल बहुत ही अच्छा खासा फोकस रहेगा सरकार का। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वैसे भी जरूरत है, और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फिर इलेक्शंस आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का अच्छा खासा फोकस है। ये कंपनी एक बहुत ही दमदार कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में है। ये मेनली स्पेशलाइज करती है मेरीटाइम स्ट्रक्चर,
फिर आपके ये जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब छोटे में बोलेंगे तो मेट्रो जो रेलवेज है उसके लिए, फिर डैम्स, टनल्स, एयरपोर्ट्स और हाईवेज, इन सब के सेगमेंट में काम करती है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी और कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जैसे DMRC है, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, फिर आपके मुंद्रा पोर्ट है, JNPT, हल्दिया पोर्ट, और अभी हाल ही में इनको चेन्नई मेट्रो से, फिर अदानी के जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है वहां से भी ऑर्डर्स मिले हैं, सिक्किम यूनिवर्सिटी से ऑर्डर्स मिले हैं, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक। और फिर ये जो रिवर लिंकिंग का सरकार का फोकस है, जो पिछले बजट में इन्होंने यूपी में केन बेतवा, इन दोनों नदियों को जोड़ने का सरकार ने ऐलान किया था, 45,000 करोड़ का एक बजट का सैंक्शन भी किया था, तो वो सब काम का भी इनको बड़ा फायदा होना है। बाकी सॉलिड कंपनी, कई सारे FIIs DIs इसमें निवेशित है, 22.1% ओन करते हैं, जिसमें फ्रैंकलिन है, निपॉन है, और MIT, मेरा पसंदीदा MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसमें 6.74% स्टेक ओन करती है। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 27 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 13 करोड़ का पैट था। और ये ITD का मतलब है इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी। मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 125 का, स्टॉप लॉस रखना है 108। अभी तक ये MIT की स्टेक कितनी है सेठी साहब इसमें? 6.74%। बढ़िया है, 6%। अगर 50% और बढ़ा दी तो कंपनी का नाम MITDC भी हो सकता है। IT तो है ही, आगे एम और लगाना एक्स्ट्रा, लगाते MIT की कंपनी हो जाएगी, ज़्यादा कुछ आगे बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सेठी साहब से लेंगे दूसरी पिक भी, उससे पहले भसीन साहब से करते हैं मुलाकात। आइए करते हैं उनका भी स्वागत। भसीन साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई हो सर, फाइनली बढ़िया हरियाली दिख रही है, शानदार खरीदारी चौतरफा बाजार में, हमारे यहाँ भी, दुनिया भर में भी। बहुत बहुत बधाई आपको। और बताएं सर आगे का आउटलुक। अनिल जी, तो शुक्र है राहत आई और कॉन्फिडेंस पे कर गया। 7-8 दिन से घटे हैं, वो भी एक बात थी। लेकिन आप RBI गवर्नर को सुनिए, देश की करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, कुछ तो नंबर्स पे भी ताजुब की है, या सिर्फ बाहर वालों को देखते जाओगे? तो बाहर वाले शक्ल से अच्छे हैं और गोरा चमड़ी है, लेकिन और कुछ नहीं है। पैसा दिल्ली में, इंडिया में ही बनेगा और यहीं पे बनेगा, और माल अगर लेना है तो यहीं लीजिए। ये बाहर के और दिखोसले है सर, कुछ नहीं मिलने वाला। The local consumption, the local growth, the local Reserve Bank governor, all are extremely bullish. अब इस कारण पे मैं उन्हें ट्रस्ट करूं या किसी विदेशी ब्रोकर को जिसको बाहर के पैसों में विदेशी सैलरी मिलती है? So I am be India, proud India and patriot India and buy India. क्लास बी इंडियन, बाय इंडियन, और इंडिया की इकोनॉमी पे रखें भरोसा। आज माइकल पात्रा साहब ने कहा भी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी लाइन बोली है। हाँ, उनकी लाइन क्या होता है कि दुनिया भर की इकोनॉमी जो सॉफ्ट लैंडिंग कर रही है, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। एक सेंटेंस में RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा साहब है, उन्होंने पूरी कहानी कह दी आपको। एब्सोल्युटली। कल मेरी ना माने, भसीन साहब की ना माने, RBI गवर्नर साहब, डेप्यूटी गवर्नर साहब बोल रहे हैं, उनको तो सुन लो। मतलब हम टेक ऑफ कर रहे हैं और दूसरे सॉफ्ट लैंडिंग में आए। जी भसीन साहब बताएं सर। तो अनिल जी, आपको यही कहना है कि देखिए, आप हमारा साथ देते हैं और हमें बोलने देते हैं। जब बहुत घोर मंदी थी और 4 दिन से घटा घबराहट, तभी हम खड़े हुए पत्थर की तरह। अब हम गलत भी होते हैं, हम उसको मानते हैं, लेकिन क्या करें, दिल मानता नहीं कि माल लेना ही है। अब आपको अपडेट भी दे दूं, कल आपको 16,800 पे कहा था, 16,650 का स्टॉप लॉस, 17,200 का निफ्टी। आज ये एक ही दिन में हो गया अनिल जी। दूसरा आपको बाय कॉल देखिए, DLF सुबह दिया, GMR PNB, HDFC AMC, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, कॉनकॉर देखिए। सो आई एम जस्ट सेइंग, 2 दिन मैंने वेट किया, मैंने वही शेयर दिलाए जो मैंने कहा हुआ था, मैंने ज्यादा ऐड नहीं किए, लेकिन सब में रिटर्न आया अनिल जी। एंड दैट इज व्हाई आई एम थैंकफुल टू यू ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स देवी माँ जिसने नवरात्रों में हमारी लाज रख ली के बाजार को चला दिया। और अब आपके लिए धुआंधार तेजी है, मंडे से वापस बाजार चलेगा, 15 अक्टूबर से ग्लोबल रैली है अनिल जी, और अब उसमें आगे देखेंगे जब 17,600 टपेगा। तो अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? सर प्लीज बताएं। देखिए अनिल जी, सबसे पहले लीजिए गेल। यू आर सीइंग गैस प्राइसेस राइज, दे हैव अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद गैसप्रॉम एंड अदर बिल्डर्स, एंड देयर गैस जिसे कहते हैं गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, वेदर इट्स प्रोपेन, नैफ्था, प्रोपिलीन, so they are in all sectors which are doing extremely well. Plus, because they have a long-term contract, they will be the biggest beneficiaries of rising gas prices.
तो मुझे 95 का भाव दिखता है गेल में, स्टॉप लॉस रखिए 85 का, बट इट हैज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। दूसरा, आप इग्नोर ही नहीं कर सकते टाटा पावर, जो 250 था 216-17 में मिल रहा है। आप जाके देखिए ईवी स्टेशन क्या बन रहे हैं पैन इंडिया। अगर आप टाटा मोटर और बाकी दुनिया पे बुलिश है तो टाटा पावर हैज टू बी द किंग शॉप। इस शेयर को अनक्वेश्चनेबली पोर्टफोलियो में रखिए। 215-16, 209 रुपए का स्टॉप लॉस, 235 रुपए का टारगेट आपको अगले हफ्ते तक दिखना चाहिए। तीसरा पिक, आपको पहले भी कहा, इंडिगो इज अ नो ब्रेनर। जिस तरह से ट्रैफिक, जिस तरह से एटीएफ प्राइसेस, जिस तरह से यील्ड्स और मार्केट शेयर बन रहा है, 1850 में लीजिए, 1780 का स्टॉप लॉस, 2100 का टारगेट। तो ये है आपके लिए 3 स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई बसिन साहब की तरफ से। तो 3 बेहतरीन स्टॉक है जहां पर खरीदारी करनी। सबसे पहले तो है आपके लिए गेल, यहां पर 85 रुपये का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट है। दूसरा स्टॉक है आपके लिए टाटा पावर, यहाँ पर भी सही लेवल पर आ गया है, 217 के आसपास आपको खरीदना है, 209 का स्टॉप लॉस, 230-35 का टारगेट। और उसके बाद खरीदना है आपको इंडिगो, 1850-55 के आसपास खरीदिए, 1780 का स्टॉप लॉस, 2100 का टारगेट। ये है आपके लिए खरीदारी करने का। आइए बढ़ते हैं आगे जल्दी से एक बिगुल मुनाफे वाले मुद्दे के लिए। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करके चलना है हैवेल्स में। 1344 स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदारी करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 1362 का, दूसरा टारगेट बनेगा 1375 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1327 का। देखिए चार्ट्स पे बात करें, सबसे पहले तो सिंपली बोलेंगे कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। 200 डेमा और 100 डेमा एक साथ थे, वहां से स्टॉक ने सपोर्ट लिया। मंडे के सेशन में जहां पर इतना करेक्शन था, लेकिन स्टॉक ने सपोर्ट लेके वहां से कंसोलिडेट हो रहा था, धीरे धीरे ग्रेजुअल राइज देखने को मिल रहे थे और आज वो सारा ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्रीवियस स्विंग हाई था, उसका भी ब्रेकआउट चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया है। सुबह से कंसोलिडेशन में ये काउंटर था, लेकिन अभी ब्रेकआउट देखने को मिला है। हमें लगता है एक बढ़िया अपसाइड मूव इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। बाय करके चलेंगे हैवेल्स को। पहला टारगेट बनेगा 1362 का, दूसरा टारगेट 1375, स्टॉप लॉस रहेगा 1327 का। ओके, तो ये है आपके लिए हेवल्स में खरीदारी करने की राय। इस बीच एक खबर जो आपको आती दिख रही है वो आ रही है यूरोप से। यस सर। यूरोजोन की महंगाई दर का पहला आंकड़ा आया है और वो है 9%। ये सॉरी 9.3%, 1% के आसपास की उम्मीद थी, आया है 10%। और ये पहला आंकड़ा है, ये फाइनल नहीं है। फाइनल नहीं है, बट इतिहास में पहली बार 10% है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन आप पहली बार यूरोप में देख रहे हैं। पहले कभी नहीं आज हुआ? तक कभी नहीं हुआ। ओके, कल जर्मनी का इन्फ्लेशन आया था, कल वो 10% हुआ था। इनका भी आ गया। यूरोप एज अ होल का 10% इन्फ्लेशन आपको आया। ओके, तो यूरोप पर महंगाई की मार पड़ती हुई आप आज जैसे बाजार ने रिएक्ट नहीं करना है, बट तो ठीक है। वो ये डाउ फ्यूचर भी 165 पॉइंट, ठीक है, 250 पॉइंट ऊपर था, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे है। बट यूरोप की महंगाई दर का आंकड़ा भारी भरकम आपके सामने। आइए बढ़ते हैं आगे। ब्याज दरें पता है कितनी है? 5%। शर्म ही नहीं आती इनको। 9.25% का गैप है अभी ब्याज दर और रेट। 9.25% नेगेटिव। अरे और उनके गवर्नर साहब, हमारे ऐसा हो जाए तो गवर्नर साहब का सब खून पी जाए यहाँ पर। एग्जैक्टली। इतना गैप में तो मतलब डाउनग्रेड हो जाएगा। क्या करके रहे, मतलब भगवान भरोसे चल रहा है कि मतलब अलग ही दुनिया में रहते हैं सर ये लोग। कमाल ही है, ये सबकी अकड़ निकल जाएगी। हाँ, इस बार है ना ऐसे की अकड़ निकलेगी ना। पहले है ना सब लोग, ये 2020 से जो चीजें बदल रही है इनको समझ नहीं आ रही कि दुनिया बदल रही है। 2020 के पहले कोई चाइना को इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं समझता था कि पूरी दुनिया भर को ठप कर सकता है वायरस भेज के। एग्जैक्टली। 2020 के पहले कोई हिंदुस्तान को ये नहीं समझता था कि हिंदुस्तान बचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए वैक्सीन भेज सकता है। बिल्कुल। 2022 के पहले कोई ये नहीं समझता था कि हमारे यहाँ भी, मतलब यूरोप में भी, अमेरिका में भी 10% महंगाई हो सकती है। वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं ना, अंडर डेवलप्ड, उन कंट्रीज की जैसे इन्फ्लेशन आपके यहाँ भी आ सकती है, कभी जिंदगी में सोचते नहीं थे। करेक्ट। ये सब होने लगा। इन सब की हमें कोई खुशी नहीं है, ऐसा नहीं खुशी नहीं, लेकिन क्या होता है, टाइम इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। समय सबको बराबर कर देता है, सबको अपनी अपनी लेवल पर ले आता है। तो अब टाइम है ना हमारा है, इंडिया का है, और इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है, कॉम्प्लिसेंट होने की बात नहीं। हम मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे तो हमारा समय लंबा चलेगा, बना रहेगा। है बिल्कुल। माइकल पात्रा साहब ने आज ही कहा है, हमारी
इकोनॉमी हमारा देश टेक ऑफ कर रहा है, बाकी सॉफ्ट लैंडिंग के मूड में। बस वो ध्यान रखिए, विजन बनाए रखें, लॉन्ग टर्म का लगे रहें। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, आईटी स्पेस अच्छा लग रहा है, नीचे से रिवर्सल देखने को मिल रहा है और आईटी में हमने पिक करा है एलटीटीएस पे खरीदारी की राय है। पिछले 3 दिनों के हाइस को इसने तोड़ा है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक ब्रेकआउट, साथ में पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए 5-7 दिनों का कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, नीचे के लेवल्स पर जबरदस्त बेस बना है, तो एलटीटीएस में हमारी खरीदारी की राय है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 3500 रुपए के आसपास, 3500 के स्टॉप लॉस से बाय करना होगा। पहला टारगेट होगा 3650 का 3650 का, और इवेंचुअल टारगेट स्टॉक के लिए 3700 रुपए का 3700 का। तो 3650 3700 के लक्ष्य के लिए बाय करें एलटीटीएस। और अनिल जी अभी अभी जो आपने एक वाक्य बोला अनिल जी, वो अनिल जी बड़ा गजब का लगा, उसको भी पेटेंट करवा लें अनिल जी, क्योंकि आपके कई सारे वचन जो हैं वो काफी वायरल हो चुके हैं, तो इसको भी अनिल जी पेटेंट करवा लें आप। कौन सा वाला? मैं बोल गया एनएफटी करवानी, जल्दी से बताओ कौन सा बोला मैंने। अनिल जी जो अभी आपने कहा कि टाइम इज द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर, पहले अनिल जी कहते थे टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर, हाँ आपने कहा इक्वलाइजर। हाँ। तो अनिल जी वाकई में बड़ी गहरी बात कह गए आप अनिल जी। माय गॉड, मैं इंग्लिश में भी अरे कुणाल जी, मैं सोच ही नहीं सकता था ये कब हो गया। कमांड तो सब जगह है। मैं तो देखिए जी, वो है ना हिंदी में वक्त समय बड़ा बलवान, उसको थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से मोल्ड करके इंग्लिश बोल दी थी। अगर इसमें कुछ अच्छा बन गया हो, थैंक यू वेरी मच, आपने इज्जत बढ़ा दी सर। नहीं तो बिल्कुल समय सबको ऊपर नीचे दिखा देता है। आइए तैयार है हमारे साथ सेठी साहब, और सेठी साहब की तरफ से हमने ली है एक शॉर्ट टर्म पिक, उनकी आईटीडी सीमेंटेशन। सेठी साहब बताएं दूसरी। अनिल जी जो आज का दूसरा स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर फेरेंस, जो अभी 261-62 के लेवल पे ट्रेड करता है। इसका टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट 280, 255 का स्टॉप लॉस। बाकी अनिल जी एक बहुत ही शानदार कंपनी, और आज हम देख रहे हैं जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं उनमें एक बहुत ही तूफानी तेजी चल रही है। ये कंपनी पिग आयरन और फेरस कास्टिंग्स बनाती है। पिग आयरन में भारत में इनका 42% मार्केट शेयर है, फिर कास्टिंग्स जो फेरस कास्टिंग्स में 21% का मार्केट शेयर है। कंपनी ऑटो, ट्रैक्टर, डीजल इंजन इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। हाल ही में इन्होंने ISMT नाम की एक और लिस्टेड कंपनी है उसको एक्वायर किया, और उसको एक्वायर करने के बाद टर्न अराउंड कर दिया उसका एक जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। जून क्वार्टर में 20 करोड़ का पैट उस कंपनी ने बताया, जो कि पिछले साल तक लॉस मेकिंग कंपनी थी। इन्होंने 51% हिस्सेदारी उसमें खरीदी। फिर इसमें एक और जो ट्रिगर है वो है, इनके पास 2 कैप्टिव आयरन और माइंस है, जिसको ये इनको फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो मिल चुका है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, और बाकी ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी बाई ये 3rd क्वार्टर, मतलब सितंबर अब एंड हो गया, तो इस जो तीसरे क्वार्टर में वो ऑपरेशनल हो जाएगी, और उससे 3.5 लाख टन इनको आयरन और मिलेंगे, जो कि इनका रॉ मटेरियल है, तो उसके कारण इनके मार्जिन में सुधार होगा। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। FIS भी अराउंड 9.6% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, IDFC है। एक डेट इक्विटी रेशियो रीजनेबल, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, फिर वैल्यूएशन सस्ते, और डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 2.18% की है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। मेरा जो टारगेट मैंने बोला 280 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 255 का स्टॉप लॉस। हाँ अनिल जी एक F&O की भी पिक है, अगर चाहिए तो अभी बोलूं या थोड़ा रुक के आएंगे? F&O की भी तेजी में पूरे हैं सेठी साहब। सिमी जी के पहले देना चाहेंगे या सिमी जी के बाद? सिमी जी के बाद। एक्चुअली है ना, आप लोग ऐसे सरेंडर कर देते तो इसी से सिमी जी के हौसले बहुत बुलंद हो जाते हैं, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता बिगुल बजाने के अलावा। जी जी सेठी साहब। रिस्क लिया मैंने, हो सकता है वही स्टॉक को जो मैं देने जा रहा हूँ। तो फिर क्या करूं, पहले आपके लिए पहले सिमी जी को ले लेते हैं। देखो फिर भी ओके, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी सिमी जी बताएं। अनिल जी वैसे मेरा भी कोई जल्दी नहीं था, और थोड़ा सा सेठी जी को वॉक दे देने से भी चल जाता। जो भी है, अब सेठी जी अब मुझे फेवर कर दिया है, तो मैं मेरा स्टॉक बताऊंगी। टाटा केमिकल्स मेरा जो शेयर है। टाटा केमिकल्स में कल का सेशन से ही रिकवरी देखने को मिली थी। कल मार्केट में फाइनली जाके इतना बड़ा सेल ऑफ देखा था,
इसलिए टाटा केमिकल्स भी ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया था, पर आज ये वापस से 1100 के ऊपर आ चुका है और मुझे लगता है अभी तो डे हाई के आसपास है। मुझे लगता है कि इसमें जो भी वीकनेस देखने को मिला था चार्ट्स पर सारे नेगेटेड हो सकता है और ये स्टॉक वापस से 1150, 1170, 1200 के लिए तैयार हो रहा है। 1100 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 1100 के लेवल अभी पार कर चुका है, ये स्टॉक अभी डे हाई के आसपास ही है, तो यहाँ पे खरीद कर चलने का सलाह होगा। 1095 या 1090 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 1140, दूसरा 1155, तीसरा होगा 1175। अब चौथा और मतलब फिफ्थ टारगेट मैं बाद में दूंगी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से खरीदारी करके ही जाना चाहिए। टाटा केमिकल्स ये है आपके लिए 1095 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा केमिकल में खरीदारी करें 1150, 1170 और 1200। ओके, अब फिर से सुमित जी की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई हुई है और सेठी साहब तो है ही है। सेठी साहब पहले आप या पहले सुमित जी? अनिल जी क्या करूं मैं, अनिल जी स्टॉक मैंने बोला था रिस्क ले रहा हूं, बिल्कुल यही स्टॉक है। अच्छा यही था कि अनिल जी फंडामेंटल सामने खोल के रखे हैं जो पूरे पड़ते हैं अनिल जी। अभी हो उससे यही सेम स्टॉक है अनिल जी जो मुझे भी पसंद है। अनिल जी आप फंडामेंटली पसंद है ये मैं बताना चाहता हूँ। ओह चलिए बढ़िया है। एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि सुमित जी मुझे बोल रहे हैं अब जब दोनों को बिल्कुल नहीं चाहिए, सुमित जी बोल रहे हैं कि सेठी साहब के पास चले जाओ, सेठी साहब बोल रहे हैं तो मेरे पास आ जाओ, वो बोल रहे हैं। तो चलो फिर बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी। अनिल जी मैंने कहा दुविधा हो रही है, पहले आप में गाड़ी छूट जाए, इससे बेटर पहले मेरे पास आ जाए तो अच्छा है जी। तो अनिल जी मेरा वाला जो स्टॉक है वो बाय का है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है एग्जैक्ट 100 रुपया 10 पैसा। स्टॉक का नाम है BEL। BEL के अंदर मोमेंटम बन रहा है, कल का हाई तो ब्रेक हो चुका है और अगले हफ्ते के अंदर BEL के अंदर एक अच्छा मूव यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। BEL में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो करीब 98 और 97 के पास है, तो 98 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया बैठ रहा है। यहां से जो ऊपर का टारगेट देखने को मिलेगा 104 रुपए से लेके 106 रुपए तक के टारगेट अगले हफ्ते में BEL में देखने को मिल सकते हैं। BEL खरीदारी करें, 98 का स्टॉप लॉस, 104 से 106 का टारगेट। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर करें खरीदारी 106 के फाइनल टारगेट के लिए। आइए किरण जी के पास चलते हैं, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। डीप हाई कन्विक्शन कॉल है, ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक चला गया है। इतने गिरावट के बाद यही एक स्टॉक है जो कि बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता नजर आ रहा है। बाय करना है ABFRL 350 का कॉल जो कि अभी 16 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कॉल बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 12 रुपए का होगा और टारगेट्स आपके 24 रुपए के पहले ये मंडे को ही देखने को मिलेंगे और 29 रुपए के दूसरे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए आपको लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए ABFRL में। तो AB फैशन, इस पर करके चले आप खरीदारी। ये है आपके लिए राय आती हुई किरण जी की तरफ से। आइए, बड़े बदलाव होने वाले हैं 1 अक्टूबर से। टोकनाइजेशन की तो हम बात कर ही रहे थे, इसके साथ साथ और कौन से बड़े बदलाव होंगे ये भी एक बार जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार। वरुण, कुछ चेंजेस होने वाले, दूसरी छिमाई की भी होगी शुरुआत, बताएं क्या क्या बदलाव होंगे। डेफिनेटली दीप, तो काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं। एक तो जैसे कि टोकनाइजेशन के बारे में आपने शुरुआत ही कर दी कि टोकनाइजेशन ये सबसे बड़ा बदलाव होगा, तो यही सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। तो अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है उसके लिए आपको टोकन लेने हैं, नहीं तो शायद इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहला नियम तो ये बदलने वाला है, यहाँ पे नज़र रखेगा। दूसरा ये है कि डीमैट अकाउंट जो है उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो अब अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि अब तक ऐसा होता था कि अगर आप या तो पासवर्ड डाल लीजिए या तो OTP डाल लीजिए या तो फिर जो बायोमेट्रिक्स है उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो कोई एक अगर फैक्टर होता था तो भी आपका जो डीमैट अकाउंट का ऑथेंटिकेशन है वो हो जाता था पूरा। लेकिन अब से 2 फैक्टर जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। यानी कि अगर आपने OTP डाला तो भी आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाला तो या तो बायोमेट्रिक्स डालेगा या तो फिर OTP डालेगा। इस तरह का 2 का मिक्स एंड मैच जो है वो ज़रूरी होगा। वहीं GST में काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम है उनमें बदलाव होंगे। जो फाइनेंस एक्ट 2022 था उसमें बदलाव किया गया, तो कहीं ना कहीं ये एक लागू हो जाएगा। इसके अलावा कई कारोबार जो थे जिसमें E-इनवॉइसेस जो है वो अब अनिवार्य हो जाएंगे। जितने भी रजिस्टर्ड GST बिजनेसेस है, अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, भले 2017-18 में रहा हो या 21-22 में, तो E-इनवॉइस करना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो ये कुछ नियम है जहाँ पे नज़र रखनी है।
इसके अलावा अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको फ्री बिजली चाहिए, वो करीब करीब 200 यूनिट के आसपास की, तो अभी तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब कल से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया इसके लिए तो आपको फ्री बिजली नहीं मिलेगी। तो अगर आपको फ्री बिजली चाहिए तो जाके रजिस्टर करना होगा। मुंबई में अगर आप रहते हैं, कैसा रजिस्ट्रेशन मतलब वो किस तरह का रजिस्ट्रेशन? जाके एप्लीकेशन जी बेसिकली, जैसे हमारे बंसल जी को चाहिए फ्री हाँ। बिजली, और बंसल जी चाहते हैं कि हमारे मोदी जी और साथ ही क्या नाम है, कुणाल जी को भी फ्री बिजली मिले। जरूरत पड़े अगर कम पड़ रही है बिजली तो चाहे तो आशु जी की कटवा ले, लेकिन इन दोनों को दे। इनको बंसल जी को क्या करना पड़ेगा फ्री बिजली? अनिल जी देखिए, अगर दिल्ली में रहते हैं सबके सब, हाँ दिल्ली में तो ही, हाँ तो अच्छा, नोएडा नहीं आएगा उसमें? हाँ नोएडा नहीं आएगा, नोएडा नहीं वो तो आएगा, कुणाल जी तो गए। अच्छा कुणाल जी आप नोएडा वाले हैं ना? तो जी अनिल जी, एनआरआई हूँ अनिल जी, नोएडा रेसिडेंट इंडियन। उनको तो अच्छा, आप मैं समझे एनआरआई ऑप्शन नॉट रिक्वायर्ड इंडियन भी होता है। नॉट रिक्वायर्ड ओके, तो दिल्ली वालों के लिए, बंसल जी के लिए हाँ तो बेसिकली अनिल जी उनको जाके अब एप्लीकेशन देना होगा। अगर बंसल जी अभी तक फ्री की बिजली ले रहे थे 200 यूनिट के आसपास की, तो अगर अब उन्होंने अब तक शायद जाके एप्लीकेशन नहीं दी थी तो अभी भी मिल रही थी, लेकिन अब अगर चाहिए तो आपको एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन नहीं दिए तो आपको तो नहीं मिलेगी, और बाकियों ने भी अगर एप्लीकेशन नहीं दिए तो उनको भी नहीं मिले। तो फ्री कुछ नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन दीजिएगा तो ही मिलेगा। ये मुझे पता है इतना ही। ओके, तो ये बड़े बदलाव होते दिख रहे हैं। अनिल जी और है बदलाव? अच्छा और भी? अच्छा, ये तो दिल्ली वाला ही हुआ। अच्छा ये तो दिल्ली है। अच्छा, अभी हम मुंबई आते हैं ना। अच्छा बताइए। हाँ, तो मुंबई में टैक्सी और रिक्शा का किराया जो है वो बढ़ गया है, कल से लागू होगा। 7 रुपए टैक्सी का बढ़ा है? 7 रुपए बढ़ा है। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है अनिल जी, अब पदयात्रा करनी पड़ेगी अब। हेल्थ के लिए अच्छा ही है वैसे। वही जाएंगे वैसे भी कहीं नहीं सर, वो नहीं वैसे भी वाले जाएंगे कहीं। अगर शाम को आप 6 साढ़े 6 के बाद ऑफिस से निकलो और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जाना ही है तो हो सकता है, पूरी इस बात की संभावना है कि आप वॉक करते हुए ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, बिल्कुल गाड़ी में ज्यादा टाइम लगे। ये बात की पूरी अच्छा, एक तो टैक्सी रिक्शा की दाम बढ़ गए किराए के, और एक आखिरी चीज और है जी, वो क्रिकेट के नियमों में बदलाव होने वाला है। हाँ, सो बेसिकली क्रिकेट में जो कैच आउट हो जाते हैं तो उसके बाद जो क्रॉस ओवर के नियम है वो बदल जाएंगे। तो अब ऐसा होगा कि अगर आपने उठा के मार दिया है और 6 नहीं गया और आप कैच आउट हो गए, तो जो आपका सामने था दूसरा आदमी जो जहाँ वहीं रहेगा, वो वहीं रहेगा, क्रॉस नहीं होगा। नहीं होगा। स्ट्राइकर के एंड पर ही आपको ओवर खत्म हो गई तो क्रॉस होगा, ओवर हाँ, वो तो फिर वहीं रहना पड़ेगा, और जो नया बैट्समैन आएगा वो फिर स्ट्राइक लेगा। ये अच्छा नियम है। ये तो मतलब बहुत सारे पता नहीं है, मुझे लगता है जब नियम बनोगे, जो बनाने वाला होगा ना वो पुराने जमाने में कैसा होता था, सबको बैटिंग ही करनी होती, बॉलिंग किसी को करनी नहीं। एग्जैक्टली। तो वो उसी मानसिकता से सारे नियम बने हुए है ना। कुछ भी हो, काम तो जोरदार दीप्ति शर्मा ने किया। बराबर। अरे मजा आ जाता है जब याद को, मैं कई बार जाके वापस रिमाइंड करके देखता हूँ पुराने, वापस निकाल के वीडियो, आनंद आ जाता है। सही किया है, सही किया। हाँ, तो बॉलर्स के मतलब आप 1 इंच अगर अंदर नहीं हो, 1 इंच भी अंदर हो तो रनआउट मानना नहीं जाता, और यहाँ आप 4 फीट बाहर निकल के तो चलता है। क्यों भाई? बैट्समैन के फेवर में सारे क्यों? तो बहुत बढ़िया। और कुछ कोई फिल्मों में कोई बदलाव नहीं अनिल जी, कोई खास जीवन में और कुछ? अब वो कल से देखेंगे, कुछ हो गए तो हो गए। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारा बदलाव वाली चीजें जो बताई है आपको वरुण ने, कल 1 तारीख से बदलने वाली है। आइए, आज सुबह की एफआई पिक आपकी रह गई क्योंकि 9:35 पे हम ले नहीं पाए, उसके बाद आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी आ गई, तो शरद अवस्थी साहब की एक एफआई पिक आपके सामने। मेरी नवरात्रि पिक है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। कंपनी 3 मेजर सेगमेंट्स में काम करती है जहां से लगभग बराबर हिस्सेदारी आती है, हाइड्रोलिक्स, एरोस्पेस और ऑटोमोटिव। मेजर बूस्ट हमें लगता है डिफेंस और एरोस्पेस से मिलना चाहिए, प्लस ट्रैक्टर से भी आउटलुक काफी रोबस्ट है आने वाले समय के लिए। तो 3300 रुपए के 1 साल के लक्ष्य के हिसाब से डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, और कुछ एसेट मोनेटाइजेशन की भी प्रोबेबिलिटीज हैं जिसका फायदा इस कंपनी को और हो सकता है। ओके, तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, ये तो जैन साहब की पसंद वाला स्टॉक लगता है, उनके रडार वाला है। सेठी साहब, कभी आपकी भी नजर पड़ी, इसको रिकमेंड किया है कि नहीं? नहीं अनिल जी, 1-2 बार ये रडार पे आया था, रिकमेंड करना था, लेकिन उस दिन ये ऑलरेडी चला हुआ मिला तो फिर रिकमेंडेशन हुई नहीं इसकी। तो बट अनिल जी लिखा पड़ा है, कोई दिन आएगा रडार पे। ओके, चलिए, तो बढ़िया है, ये है स्टॉक आपके रडार पर। आइए किरण जी के लिए बोल, किरण का कमाल।
किरण जी फरमाइए। जी मेरा तो ABFRL हो गया, अभी मेरा कोई बिल्कुल नहीं था, मैंने रिक्वेस्ट नहीं भेजी वापस। ए से आगे भी बढ़िए, बी पे आई है, सी पे आई है, जेड तक स्टॉक लिस्टेड है। अच्छा देखते हैं वो बिल्कुल खाली नहीं जाने देंगे। अच्छा के तक तो आओ, कम से कम के फॉर किरण तक आइए, तब तक मोदी जी है तैयार, मोदी जी के लिए बिल्कुल मुनाफे वाला मुरीद। जी मोदी जी। अनिल जी, ये जो स्टॉक मैं शेयर कर रहा हूँ, ये स्टॉक मेरा अक्टूबर सीरीज का पिक है, क्योंकि जिस तरह के डाटा इसमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, मैं अक्टूबर सीरीज का पिक अभी देना चाह रहा हूँ और इसमें बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ टाटा कंज्यूमर को यहाँ पर खरीद के चलेंगे। आप कैसे भी खरीद सकते हैं, कैश में खरीदना है कैश में खरीदिए, फ्यूचर खरीदना है फ्यूचर खरीदिए, ऑप्शन भी खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 800 वाला कॉल, CMP है 800 रुपए, एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जो 28 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट है 46 रुपए, दूसरा टारगेट 52 रुपए और स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपए का। अगर डेरिवेटिव डाटा में बात करते हैं, आज सीरीज के पहले दिन ही 5-5.5% के OI एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। चार्ट्स पे बात करते हैं, करेक्शन के बाद स्टॉक ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे पिछले 3 हफ्तों से ये काउंटर कंसोलिडेशन में था। उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ये सारी चीजें एक साथ होती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह के चार्ट्स डाटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिलेगा। सीरीज के टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगता है 840 से 850 तक के अपसाइड मूव अक्टूबर सीरीज में टाटा में देखने को मिलेंगे। तो कैसे भी बाय कर सकते हैं, ओपनली बाय कीजिए, कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी बाय कीजिए, एक बड़ा अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएगा। टाटा कंज्यूमर ये खरीदने की राय आपके लिए मोदी जी की तरफ से। सितंबर महीने के आएंगे बिक्री के आंकड़े और वो होंगे ऑटो बिक्री के आंकड़े। कल है 1 तारीख, भले ही शनिवार हो, आंकड़े आ जाएंगे और इस बार के आंकड़ों पर नज़र भी बड़ी गहरी है, पैनी है, क्योंकि देखते हैं कि जिस तरह की डिमांड है, नंबर्स कैसे आएंगे। कुशल तैयार है बिक्री का पूर्वानुमान लगाकर। सर पैसेंजर व्हीकल्स इनकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन डिमांड आ रही है और एक्चुअली नंबर्स में हम रिफ्लेक्ट भी होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मारुति सुजुकी बता दूं 1,78,500 यूनिट्स ये बेचते हुए नजर आ सकते हैं सितंबर महीने में। लगभग पिछले साल के मुकाबले 107% की ग्रोथ है, बट मंथ ऑन मंथ आधार पर भी देखेंगे तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको अक्रॉस पैसेंजर व्हीकल्स नजर आएंगे, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो बिक्री आंकड़ों में 63,600 यूनिट्स की हमारी एक्सपेक्टेशंस है और टाटा मोटर्स जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स हैं यहाँ पर भी शानदार उछाल करीबन 87% का रह सकता है। लार्जली टू व्हीलर थोड़ा सा सफर करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा बदलाव यहाँ पर टू व्हीलर स्पेस से आपको नहीं आती हुई दिखेगी। इनफैक्ट 4 से 8% तक की ग्रोथ हम बजाज ऑटो और साथ ही टीवीएस मोटर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प रिलेटिवली रूरल डिमांड जो है खराब रहने की वजह से करीबन 6% की गिरावट दिखा सकते हैं पिछले साल के मुकाबले। हालांकि आइशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड है वहां पर बेहतरीन ग्रोथ है, करीबन 33,530 यूनिट से बढ़कर 77,000 यूनिट्स इस बारी कंपनी बेच सकती है। तो क्लियर कट आउट परफॉर्मर जो है वो प्रीमियम स्पेस से रॉयल एनफील्ड रह सकता है। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल्स की भी बात करें तो VCV सेगमेंट में 1% की गिरावट एक्सपेक्टेड है। साथ ही अशोक लेलैंड यहां पर भी आउट परफॉर्मेंस है, 9,500 यूनिट से बढ़कर लगभग 15,500 यूनिट्स कंपनी इस सितंबर में बेच सकती है। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल ऑलमोस्ट फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव रह सकती है, करीबन 5% की ग्रोथ के साथ। और अंत में महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर सेगमेंट में ज्यादा बदलाव नहीं है पिछले साल के मुकाबले, तो यहां पर ऑलमोस्ट म्यूटेड परफॉर्मेंस रहेगी, बट क्लियर कट आउट परफॉर्मर अगर देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स। और आइशर का आप क्या बोल रहे थे, प्रीमियम बाइक्स की अच्छी सेल्स? करेक्ट, प्रीमियम बाइक्स की अच्छी सेल्स हम देख भी रहे हैं। आइशर का स्टॉक भी अच्छी तेजी में रहा है, उस पर भी रखें नजर। सेठी साहब कोई एक्सपेक्टेशन ऑटो सेल्स आंकड़ों से सर कहां पर रहेगी आपकी नजर? देखिए दीपांशु, मुझे लगता है एक तो जो कमर्शियल व्हीकल्स है वहां पे अच्छे नंबर्स आने चाहिए, फिर आपके जो ट्रैक्टर्स वगैरह की जो सेल्स है वो अच्छी रहनी चाहिए। तो उसके याद से मुझे लगता है जैसे M&M है, फिर आपके एस्कॉर्ट्स है, इनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और बाकी पैसेंजर व्हीकल्स पे भी ठीक ही लग रहा है। मुझे लगता है मारुति शुड आउट परफॉर्म, मतलब शुड बी बेटर देन जो भी एक्सपेक्टेशन है उससे बेटर होने चाहिए। तो ऑल इन ऑल अच्छे नतीजे की उम्मीद है, बिकॉज इन द रन अप टू दिवाली नॉर्मली, और ये अभी श्राद्ध के पहले भी काफ़ी सेल्स होती है, तो वो इस क्वार्टर में रहा है, तो मुझे लगता है उसका असर देखने को मिलेगा।
ओके, तो ये है आपके लिए राय ऑटो स्टॉक्स पर, रखिए इस पर नजर। बाय द वे ग्लोबल खबरें आज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं आ रही हैं। अभी यूरोप में हमने सुना इन्फ्लेशन 10% आ सकता है। चीन ने अपने बैंक्स को कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को $85 बिलियन 85 अरब डॉलर की आप फंडिंग दें रियल एस्टेट सेक्टर को साल के अंत तक। वो कह रहे हैं कि बात करिए रियल एस्टेट सेक्टर से, रीस्ट्रक्चरिंग की जहां जहां जरूरत है वहां पर आप रीस्ट्रक्चरिंग भी कराइए। तो $8,500 करोड़ की रीस्ट्रक्चरिंग या प्रॉपर्टी फंडिंग पैकेज बैंक्स को देना पड़ेगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। ये आपके लिए इस समय खबर आती हुई दिख रही है। हम जानते भी हैं चीन का रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी खराब स्थिति में है, लिक्विडिटी कंसर्न्स हैं, प्रोजेक्ट्स डिले हो गए हैं, डिफॉल्ट की बड़ी चिंता है और अब चीन का बैंकों का आदेश अभी आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। एक और खबर जो आपको अपने रेडार पर रखनी चाहिए इस समय के लिए। पर कंजम्पशन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था, एक ब्रेकआउट ट्रेंड में आते हुए दिख रहा है। जरा ट्रेंड की चार्ट पर नजर रखिए। ये स्टॉक डेज हाई पर इस समय अभी आया है और मूव काफी मजबूत दिखा रहा है। किरण जी जरा ट्रेंड का एक बार चार्ट देखें सर। देखिए ट्रेंड का चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1400 का, 1421 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो गया है और मेरा मानना है कि अभी 1490 1500 की तैयारी हो रही है इधर। ओके, तो ये है आपके लिए ट्रेंड जिस पर रखनी है नजर। एक और काउंटर जो आपको पुल अप करना चाहिए और उसमें हमने देखा था एक बड़ा एक्शन आज आते हुए दिखा था। फिलहाल 6% ऊपर आपको दिख रहा है, बट इंट्राडे में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था, वो है हेरिटेज फूड्स। जरा इसका चार्ट अभी पुल अप करते हैं। अनिल जी एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आया था, इस पर आपसे भी व्यू चाहूंगा, अगर सेठी साहब चाहें तो वो भी देना चाहेंगे। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है जो इतना मूव आ रहा है हेरिटेज फूड्स में। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए जी। कंपनी ने आज सर्कुलर दिया है कि जो 1:1 का राइट इशू जो है उन्होंने अनाउंस किया है। इसका मतलब ये है कि हर एक जो उनका भी शेयर होल्डर है उन पर एक शेयर्स को है वो राइट्स वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो राइट इशू का भाव दिया गया है कि किस भाव पे उनको सब्सक्राइब करना है वो रखा गया है सिर्फ ₹5 का, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो लगभग 98-99% तो डिस्काउंट पर है। मतलब सिर्फ ₹5 पे आपको राइट इशू मिल रहा है और वो भी एक पे एक शेयर का। और उसी के साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि राइट इशू के जरिए टोटल अगर जुटाया जाएगा तो लगभग 23 करोड़ की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर आप कंपनी की बुक्स में अगर आप देखेंगे कि तो कंपनी की बुक्स में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो लगभग 23 करोड़ का जो है नेट कैश सरप्लस है। इसका अनाउंसमेंट जो किया था वो कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो 21 सितंबर को किया था और कि हम राइट इशू करने वाले हैं, और आज उन्होंने बताया कि हम 1:1 का कर रहे हैं और भाव दिया है सिर्फ ₹5 का। ₹5 का जी, वो भी 1:1 का राइट इशू। ये मतलब समझ में नहीं आया। और 23 करोड़ मतलब कंपनी को ऐसी नहीं है, जरूरत है, कर क्या रहे हैं? दो चीजें हैं। हाँ। पहले तो अगर ₹5 में आप राइट्स इशू दे रहे थे, इट इज एज गुड एज बोनस। यस, फिर आप बोनस ही दे दीजिए। हाँ, ₹5 लेके भी क्या करेंगे? करेक्ट। उस ₹5 के लेने की प्रोसेस में जो जितना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, हाँ, जितनी अप्रूवल्स, जितनी फाइलिंग्स होती है, हाँ, वो वर्थ ही नहीं है। yes। दूसरी चीज, हार्डली कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि राइट्स इशू का रेशियो जो हो 1:1 हो। नहीं तो राइट्स इशू का रेशियो बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है। 85 शेयर पे 17 शेयर मिलेंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ रेशियो होता है ना। और वो रेशियो इसलिए होता है कि राइट्स इशू में जनरली आपको प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत नीचे की नहीं रखते, उसके आसपास की रखते हैं, और उसके आसपास की रखने में फिर आपको रेशियो थोड़ा कम रखना होता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा ठीक अट्रैक्टिव लगे और वो लगाए। करेक्ट, ये दूसरी चीज़ है। अब कंपनी जो कुछ भी कर रही है कि ₹5 में राइट्स दे रही, तो इसके पीछे पर्पस क्या है? पैसा जुटाना तो नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है। पैसा जुटाना तो है ही नहीं। अगर कितना 20-25 करोड़ रुपए, 30 करोड़ नेट सरप्लस है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कितनी, जरा ये दिखाइए। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 39-40% कुछ है, 39.4%। ठीक है। आमतौर पर क्या होता है, राइट्स इशू के जब टाइम आता है, फॉर्म आता है, एप्लीकेशन का समय होता है, बहुत सारे ऐसे आलसी अज्ञान शेयर होल्डर्स होते हैं। कुछ आलसी होते हैं, कुछ नादान होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जो देखते भी नहीं कि राइट्स इशू आया या फॉर्म आया, ईमेल आई, तो पढ़ते नहीं है, आई होगी वाह, वो लगाते नहीं है। हाँ। अब क्या होगा, जितनी कम दूसरी एप्लीकेशन लगाएंगे, राइट्स इशू में प्रमोटर लगा देंगे, और प्रमोटर लगा देंगे तो उनको सीधे आ जाएंगे राइट्स, नहीं लगाएंगे तो भी इनडायरेक्टली उनकी होल्डिंग बढ़ने वाली बढ़ जाएगी। ठीक है। प्लस ₹5 में राइट्स इशू है तो आज देखो सब लोग 8% लेके खड़े हैं, ऑफ कोर्स सबको लेकर। तो अगर यही बोनस शेयर देते तो फर्क नहीं पड़ता। तो राइट्स इशू के जरिए कई बार इनडायरेक्टली प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश करता है, ये होने की तैयारी है। तो ये तो मतलब जो शेयर होल्डर्स उनके तो चांदी 330 का शेयर ₹5 में आपको मिल रहा है। बात सही है, लेकिन मिल कितना रहा है? मिल कितना रहा है जरा सा? हाँ, रेशियो क्या है? 1:1 बराबर है।
तो इसका मतलब कि आप बोनस दे रहे हो, जब एक्स राइट होगा तो भाव क्या हो जाएगा, 150 पौने 200 रुपये हो जाएगा, करेक्ट, वही होना चाहिए, वही 340 का आधा कर लो आप, करेक्ट, 170 रुपये आपका भाव हो गया, तो आप वैसे ही बोनस दे देते हैं, तो आराम से किसी को कोई पैसे देने की, लेने की, फॉर्म भरने की, सीधा सीधा बोनस दे दो ना। ये सारी चीजें तो ये एक स्मार्ट तरीका है अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने का, या उनके हिसाब से तो यही है, वो हमने पकड़ लिया, अलग बात है। वही कोशिश शायद यही कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कोशिश भी की थी, हमने निमंत्रण भी दिया मैनेजमेंट को कि आइए बात करिए, बताइए क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट ने वो किसी से मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते हैं सर। तो किससे करते हैं? चलिए बढ़िया है, हमारा काम है, हमारा काम है रिक्वेस्ट डालने का, मैनेजमेंट के पास भी अधिकार है, चाहे तो बात करें ना करें, कोई जबरदस्ती तो हम ला नहीं सकते। कई बार कई सारे लोग हमें ट्विटर पर सर इस कंपनी को बुलाओ, एक हमारे कोई दर्शक है वो किसी उत्तम स्टील के लिए, भाई साहब कोई मैनेजमेंट आए तब तो ना, मैं तो सबको बुला लूँ, रोज बुलाऊँ, एक दिन एक ही काम करूँ, पूरे दिन मैनेजमेंट का इंटरव्यू करता है, आने भी तो चाहिए ना, सारे आते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा क्या होता, बहुत सारे लोगों को हमारी गलतफहमी होती है कि हम तो जिसको चाहे बुला सकते हैं, दूर तो नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी कर दूं, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली कोई भी मैनेजमेंट आता है तो उसकी मर्जी से आता है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा मैं तो एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ सारे मैनेजमेंट को, ऐसा भी नहीं कि कोई हेरिटेज फूड या हमने बीच में वो कौन से यूनिवर्सल्स और जिंदाल वगैरह, बहुत लोगों को कई बार हमने बुलाया, नहीं आते हैं। हमारे सवाल है हमारे इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं, किसी कानून में नहीं लिखा कि किसी मीडिया चैनल ने आपको पूछा तो आपको जवाब भी देना है, वो हमारे पास राइट भी नहीं है, ना हम वकील है, ना कोर्ट है, ना जज हैं। आप एक काम करो, आप एक्सचेंजेस पे फाइलिंग कर दो, तो आपके जो शेयर होल्डर जो जानना चाहते हैं एक्सचेंज पे आपका पढ़ लेंगे, आपका प्रेजेंटेशन वहाँ डाल दो, आपकी तरफ से जो कहना वो कर दो, सबको बराबर, हम उसमें से वहाँ से इन्फॉर्मेशन रखे अरमान को बोलेंगे भेजिए जो कंपनी ने बोला बता दो। यस करेक्ट सर। तो ऐसा भी नहीं कि आपको, लेकिन ये है कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ से होना चाहिए। 5 रुपए में राइट्स इशू दे रहे हो, थॉट प्रोसेस क्या है भाई, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो समझाओ, अगर हम गलत एनालिसिस करें तो भी समझाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम तो कहीं नहीं रहे, हम चलो हम तो गलत कर रहे हैं, तो हमारी गलती सुधारेगा कौन, कंपनी का मैनेजमेंट ही तो सुधारेगा। एग्जैक्टली ये बात समझ गया सर। चलिए ये है आपके लिए पूरा हेरिटेज शोज की कहानी। आइए जल्दी से फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आज की ले लेते हैं। डाउ फ्यूचर सॉन्ग फिसला है अनिल जी लास्ट स्ट्रैटेजी से। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1% ऊपर था, अब 0.5% ऊपर आपको दिख रहा है। थोड़ा यूरोप के बाजार भी फिसलते हुए आपको दिखे हैं। हमारे बाजार अभी भी एलिवेटेड है, 300 पॉइंट निफ्टी, 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी। क्या करके जाना है सर? दीप वैसे तो लॉन्ग पोजीशन बनाई रखी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी वीकेंड वाली और पूर्ति साहब वाली जो रिस्क लगे तो आपको 16,900 का एक पुट ऑप्शन रख लेना चाहिए। शॉर्ट साइड पर है तो 17,300 का कॉल ऑप्शन, या तो 200 पॉइंट नीचे या 200 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन रखकर आप रख सकते हैं। बड़े लंबे समय बाद थोड़े से संकेत आ रहे हैं कि आप रख सकते हैं तेजी की पोजीशन, तो रखना चाहिए। दूसरी बात है बैंक निफ्टी की, 38,750 के आसपास बंद हो रहा है, अच्छी क्लोजिंग है। लॉन्ग पोजीशन पर अगर आपको हेजिंग रखनी है तो 38,500 का पुट ले लीजिए, शॉर्ट पोजीशन में 39,000 का कॉल ऑप्शन। तो लेकिन लॉन्ग पोजीशन की तरफ बने रहने में रखना चाहिए भाई। अब कम से कम अच्छा नीचे ये तो पता ना खड्डा कितना है। करेक्ट सर, 16,750 दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो एटलीस्ट आपको ये पता कि बॉटम कहाँ है या पेंदा कहाँ है, तभी तो आप डुबकी लगाओगे ना। यस ठीक है। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च और आ रही है सर, वो आपसे उस पर भी आपसे करनी है चर्चा। उससे पहले जय है हमारे साथ तैयार। जय, बिगुल का टाइम नहीं है, बताएं कैश का ऑप्शन क्या करना है? बिल्कुल, दीपांशु, गुड आफ्टरनून टू यू एंड अनिल जी। बैंक निफ्टी में तो एक अच्छा मूव दीप देखने मिला है, एंटीसिपेटेड 38,800। अब एक्सिस बैंक का 730 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 27 रुपए 90 पैसे के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे रिस्क और बेटर है, हेंस मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ। 730 का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 27 रुपए 90 पैसे पर खरीदे दीपांशु। यहाँ पे इसको 22 रुपए 50 पैसे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो है 34.80, 34 रुपए 80 पैसे का है। दूसरा टारगेट बन रहा है 39 का, 34.80, 39, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। एक्सिस बैंक 730 का कॉल, ये 750 तक का बाउंस दिखा सकता है। एक्सिस बैंक यहाँ पर कॉल ऑप्शन लेने की राय किरण जी की तरफ से भी एक आपके लिए कॉल है। किरण जी बताएं सर। हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है इस कॉल के लिए। ऑप्शन स्ट्रेटेजी है बीईएल का आपको 100 का कॉल लेना है एट द मनी। अभी 4 रुपए 90 पैसे 5 रुपए के आसपास है, यही लेना है। आपका स्टॉप लॉस 4 रुपए का, यानी 90 पैसे का रिस्क रहेगा।
और टारगेट्स के लिए 10 रुपए के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। एक हफ्ते की अवधि रहेगी इस कॉल के लिए, तो बिल्कुल BEL का 100 रुपए का कॉल लेना चाहिए, जो कि अभी 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये है आपके लिए BEL। अच्छा, बाजार तो बंद होने की तैयारी में और किसी की कोई कॉल भी नहीं है, तो मैं आपको एक जल्दी से एक सवाल भी पूछता हूँ और सवाल का जवाब भी बता देता हूँ। वीकेंड पे आप क्या करेंगे? गरबा खेलने जाएंगे या फिल्म देखेंगे? क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं वीकेंड के लिए? नूपुर हमें बता रही। नूपुर बताइए। गरबा या मूवी सर? दो ही है। आप क्या करेंगे? गरबा। मूवी सवाल कभी नहीं। 3 घंटा फालतू का। गरबा में कभी से भी आ सकते हैं और ये भी फील नहीं आता कि पैसे हमारे पूरे दिए में पूरी नहीं देख रहे हैं। पूरा एंटरटेनमेंट। गरबा। बिल्कुल सर। तो 2 मूवीज रिलीज हुई है जो कल कुशल ने बताई थी, विक्रम वेदा और PS1। तो इंटरेस्ट तो कम है, तो फिर गरबा पे ही आ जाती हूँ सीधा। सबसे ज्यादा फुटफॉल्स फिलहाल गरबा में देखे जा रहे हैं। फाल्गुनी हो, नेस्को, सहारा स्टार हो, सब तरफ धूम मची हुई है, जबरदस्त। मुंबई में, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, जयपुर, हर तरफ सर। परसों फाल्गुनी पाठक वाले में 25,000 लोग थे। 25,000 ऐसा बताया। वाह, सोचो बोरीवली में। स्टार है सर। 2 साल बाद हुआ ना? 2 साल बाद हुआ। एक्चुअली ये भी ये बात है, हाँ, ज्यादा गरबा ही रहेगा क्योंकि मूवी तो आप कभी भी जा सकते हो, गरबे का ही मूड रहेगा इस बार। तो PVR वर्सेस नेस्को स्टोरी बन गई। और बताइए। बिल्कुल सर। प्राइजेस भी अभी वीकेंड पे काफी ज्यादा है। जो नॉर्मली 350-500 के पासेस होते हैं, आज अगर आप ले रहे तो 1100 रुपए के अक्रॉस सारी जगह। कल लेंगे तो 1500 रुपए। संडे को थोड़ा कम है क्योंकि संडे नाइट कम जाते हैं। फिर वापस वीकेंड लास्ट 2 दिन में थोड़े से कम होंगे, लेकिन 1000 की तो मिनिमम प्राइस लेके चले। मूवी की प्राइसेस इससे कम होती है इनफैक्ट। चलिए, तो गरबा या मूवी, वीकेंड आ रहा है। मूवी की प्राइसेस कम है और गरबा में ज्यादा है। हाँ सर। तो गरबा साल में एक बार ही तो आता है। वही तो करेंगे। हाँ, तो मूवी तो हमारे बंसल जी हर हफ्ते जाते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए वीकेंड के प्लान्स जो आपको जरूर एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने चाहिए। घंटी की मधुर आवाज अब आप सुन रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रसन्न करने वाला है सुमित जी को। 17,101 था मेरे यहाँ, तो 17,101 दिख रहा है। आपने 17,110 आई है। ओके, 110 है। ओके, फाइनल क्लोजिंग आपके लिए, प्रोविजनल क्लोजिंग जो आ रही है वो आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी। आइए, बाजार बंद होने के बाद का एक्शन मैं आपको पहले जल्दी से बता दूं। शाम 4:30 बजे का शो हमारे पिछले सारे शो से बिल्कुल अलग है। हमने गोल्ड प्राइम पर आउटलुक पर कई सारे शो किए हैं, लेकिन आज का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। आपको बताएंगे गोल्ड की आगे की कहानी, वो अंदाज क्या है, इससे राज उठेगा 4:30 बजे। नहीं, बात हम पहले बताइए, मैं बता ही नहीं रहा हूँ क्या नहीं बता रहे ना, बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों सर? एकदम शानदार, बेहतरीन, अलग एकदम। ओके, कोई खास वजह? बताएंगे थोड़ी देर बाद, मृत्युंजय बताएंगे। तो आज का हमारा विशेष शो है गोल्ड पर आर पार। देखने से पता चलेगा। महंगाई थामे नहीं थम रही और ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी से जो उम्मीद थी वही हुआ। आरबीआई ने फिर से रेपो रेट 0.5% बढ़ाई है। कुछ महंगाई तो काबू होगी, लेकिन लोन महंगे भी हो जाएंगे। क्या असर पड़ेगा आपकी जेब पर, इस पर होगी हमारी विशेष चर्चा आज। फिर बढ़ी दर, क्या करे कंज्यूमर, शाम 6 बजे। बलदेव प्रकाश, MD और CEO जम्मू एंड कश्मीर बैंक के हमारे साथ जुड़ेंगे। फिरोज अजीज साहब, डेप्यूटी CEO आनंद राठी से, और हर्षवर्धन पाटोदिया साहब, प्रेसिडेंट हैं वो क्रेडाई के। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद। अब आइए अगला शो। आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई तो जाहिर सी बात है बोझ तो आपकी जेब पर बढ़ेगा। इसकी भरपाई आप सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वो है अच्छा निवेश। हम बताएंगे बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई ब्याज दरों के वक्त कौन सा निवेश होगा बेहतर। महंगाई में कमाई कहाँ करें, पहले तो 6:30 बजे का इंतजार, जब ये शो आएगा देखें और फिर करें डिसाइड। हमारे साथ होंगी मोनिका हालन, प्रोफेसर NISM से, मृण अग्रवाल होंगी, फाउंडर फिनसेक की। इन दोनों से करेंगे मुलाकात, और रात के 8 बजे की प्राइम टाइम बुलेटिन। ओके, ये है आपके लिए। आरबीआई के दरें बढ़ाने का कंज्यूमर पर क्या असर होगा, ये तो आप शाम को 6 बजे समझ ही लेंगे, लेकिन 8 बजे हम बताएंगे आपको वो सारी वजह और कारण जिनके चलते आरबीआई ने बढ़ाई ब्याज दरें, क्यों ग्लोबल महंगाई लगातार बढ़ रही है और क्यों ये काबू में नहीं आ रही। करेंगे पूरा विश्लेषण। न दुआ न दवाई, दुआ थोड़ी होता, दुआ न दवाई, भड़की ग्लोबल महंगाई। ये हमारी आज की पहली कवर स्टोरी। दूसरी कवर स्टोरी जिस पर आज हमने काफ़ी विस्तार से बात की, कल से कार्ड टोकनाइजेशन की व्यवस्था हो जाएगी लागू। अब ये कार्ड टोकनाइजेशन क्या है, कैसे आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को सेफ बनाएगा, और आप अपने कार्ड का टोकन कैसे बना सकते हैं। कार्ड टोकनाइजेशन से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इंडिया 360 डिग्री में। टोकन से शॉपिंग टकाटक, है ना, बढ़िया, बहुत टोकन से शॉपिंग टकाटक। देखिएगा
मिस मत कीजिएगा। विदा लेने का वक्त है। फाइनल क्लोजिंग आ गई 17,094, 275 76 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर हम 984 अंक मजबूत बंद हुए हैं आज 38,631 पर, और साथ ही साथ सेंसेक्स पे 1,016 पॉइंट की तेजी आपके सामने। तो ये है आज का विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। फाइनली हफ्ते के 4 दिन धुलाई पिटाई मारपीट के बाद आज राहत की सांस ली है बाजार ने। पहली बार इस हफ्ते अक्टूबर सीरीज ही है। मृत्युंजय भी यहाँ है हमारे साथ, उनके पास चले उससे पहले विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी तो डांडिया वाले हैं, बंसल जी हैं आपके पिक्चर वाले, मूवी वाले, जय भी डांडिया वाले हैं, बाकी सेठी साहब तो जहाँ खाना अच्छा होगा वहाँ पे जाएंगे। हाँ, बाकी सबका पता नहीं। और हमारी सिमी जी तो दुर्गा पूजा में जाएंगे पक्का ही है। तो आप सब जो करना चाहें जरूर करें। सबसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।